We are going to study accounting standard 4 जिसका नेम है contingencies and events occurring after balance sheet date. Okay, I repeat, we are studying accounting standard 4 start to end आज ही एक ही दिन में हो जाएगा एंड वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम है contingencies and event occurring after balance sheet date. सिंपल है, कंपेरेटिवली इसमें न्यूमेरिकल सम नहीं होता है, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, रेडी, कम ऑन. चलिए लेट्स स्टार्ट. यहाँ ध्यान दो, स्टैंडर्ड तो बाद में बात करता हूँ, पहले मेरी बात इधर समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. इधर सपोज ये हमारी कंपनी का ईयर है 1420. हम लोग क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने जा रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कॉन्टिंजेंसीज and events occurring after balance sheet date. ये हमारा स्टैंडर्ड का नाम है contingencies and events occurring after balance sheet date. अब मेरी बात सुनना जो मैं समझाने चाहिए. सिंपल स्टैंडर्ड है एकदम. सिंपल स्टैंडर्ड है, सुनिए इधर. सपोज ये हमारी कंपनी का ईयर चल रहा है 1420. आपको ये लिखना नहीं है, मैं इसका नोट्स वगैरह आज दे देगा, मेरे को खाली ग्रुप पर रिमाइंड करना. ओके, ये मेरा कंपनी का ईयर एंडिंग है और से 15 मई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अडॉप्शन या तो अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स. इज दैट पॉइंट क्लियर? सो 15 मई को हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है. कौन से ईयर का? ये वाले ईयर का. तो यहां से यहां तक बुक्स फॉर ईयर एंडिंग March 20 is available. It's open for bookkeeping. क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया आपको? आपको क्या लगता है कंपनी का रियल ऑडिट कब चलता होगा, जिसको बोलते हैं ना ऑडिट, फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट. आजकल आप लोग ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ऑडिटर ये करता है ये करता है. यहां से यहां ऑडिट चलता होगा, ऑडिट गोइंग ऑन ये वाला ईयर के लिए. हाँ या ना? जल्दी बोलो ना. यस सर. बराबर ना? सो पता है ना, ऑडिटर कुछ एंट्री सजेस्ट करता है, प्रोविजन इंक्रीज करो, चेंज करो एंड सो ऑन. जो भी ऑडिटर सजेस्ट करता है, कंपनी बोलता है ओके वी आर ओके विद दैट. तो ऑडिटर सजेस्ट भले यहां करता है, बट कौन से ईयर की बुक्स में एंट्री करनी है? लास्ट ईयर मार्च 20. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि बुक्स फॉर ईयर एंड March 20 इज अवेलेबल और ओपन फॉर बुक कीपिंग until the board of director adopts the account. हाँ, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंट अप्रूव कर दिया, फिर टेक्निकली बुक्स क्लोज हो जाती है और हम बाद में उसमें एंट्री नहीं करते. ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस. इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? वेरी मच क्लियर. क्योंकि ऐसा नहीं है कि 31 मार्च रात को 12 बजे बुक्स क्लोज कर डाले, फाइनल अकाउंट रेडी हो गया, सपने में नहीं हो सकता है. इनफैक्ट कभी कभी तो बिजनेसमैन बुक्स लिखना ही इधर स्टार्ट करता है ये वाले ईयर के लिए. पता है ना ये? ठीक है, ओके. अब हमारा टॉपिक पर आते हैं. पूरा टॉपिक में दो पार्ट है. एक पार्ट कॉन्टिंजेंसीज की ट्रीटमेंट का है और दूसरा पार्ट है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की. दो पार्ट है. अब सुनना, हम सिर्फ कॉन्टिंजेंसीज की बात कर रहे हैं. हम जो बात कर रहे हैं वो यहां है कि सर्टन कॉन्टिंजेंसीज एग्जिस्ट. कॉन्टिंजेंसीज एग्जिस्ट और वो कॉन्टिंजेंसीज यहां भी अभी कॉन्टिंजेंसीज ही है, मतलब आउटकम आया नहीं है.
आउटकम को इवेंट बोलते हैं, वो हुआ नहीं है, कॉन्टिजेंसी है, और अभी भी कॉन्टिजेंसीज है। ये वाला पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्टिजेंसीज माने क्या? कॉन्टिजेंसीज माने सिचुएशन और एक कंडीशन। सिचुएशन यानी कंडीशन, उसका जो आउटकम आएगा, सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट बट आउटकम यहां आने वाला है। वो आउटकम क्या हो सकता है? हमारी कंपनी को गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो एज ऑन 31 मार्च उसकी मैं ट्रीटमेंट क्या करूं, दैट इज अ क्वेश्चन। आई रिपीट, कॉन्टिजेंसीज माने सिचुएशन और ए कंडीशन। सिचुएशन और ए कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है। कब एग्जिस्टिंग में है? 31 मार्च को भी एग्जिस्टिंग में है और 15 मई को भी वही कॉन्टिजेंसीज, वही सिचुएशन एग्जिस्टिंग में है। आउटकम को इवेंट बोलते हैं। वो इवेंट अप टू 15 मई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स तक नहीं हुआ है। वो इवेंट 15 मई के बाद होने वाला है, आउटकम बाद में आने वाला है। बट जो भी आउटकम आएगा ऑन हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो अल्टीमेटली आउटकम की वजह से क्या होगा? या तो लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, ये प्रोबेबल गेन और लॉस, क्या उसकी एंट्री मुझे 31 मार्च को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड सिचुएशन? एक एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड सिचुएशन ये है कि कोर्ट केसेस अगेंस्ट द कंपनी गोइंग ऑन। एग्जांपल है कोर्ट केसेस अगेंस्ट द कंपनी गोइंग ऑन। किसी ने हमारे अगेंस्ट मुकदमा कोर्ट में केस कर दिया है कि हमने उनकी पेटेंट तोड़ दी है, 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन दो। ऑपोजिट भी हो सकता है, हमने किसी पर कोर्ट केस कर दिया, तुमने हमारी पेटेंट तोड़ दिया, तुम हमें 5 करोड़ रुपीस का कॉम्पेंसेशन दो। दूसरा एक एग्जांपल ऑफ सिचुएशन और कॉन्टिजेंसीज का, हमको कोई कस्टमर है, डेटर है, मुझे 3 करोड़ रुपीस लेना है, तो प्रॉब्लम क्या है? ले लो ना। अरे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो डेथ बेड पर है, कोरोना हो गया है, पूरा लंग्स में फैल गया है, और अप टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी भी वो डेथ बेड पर ही है। इनफैक्ट डॉक्टर ने बोल दिया है अभी दवा का काम नहीं है, दुआ करो। मतलब हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, हाँ, दवा का काम नहीं है, दुआ करो। मतलब कि मेडिसिन विल नॉट वर्क, प्लीज प्रे फॉर हिम। यदि वो मर जाएगा ना तो हमारा 3 करोड़ रुपीस लॉस हो जाएगा। यदि वो जिंदा रहेगा, ठीक हो जाएगा, तो शायद हमको पैसा मिल पाएगा। एनीवे, तो ये मैंने एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज दिया है। मैंने बुक कीपिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया अभी तक। पहला ये बताइए, आपको कॉन्टिजेंसीज माने सिचुएशन का मतलब समझ में आया? सिंपल मीनिंग, कॉन्टिजेंसीज माने सिचुएशन क्या होता है? एक प्रोबेबल इवेंट है। वो कॉन्टिजेंसीज और सिचुएशन टुडे एग्जिस्ट होता है और 15 मार्च को भी एग्जिस्ट होता है। इवेंट हुआ नहीं है, आउटकम आया नहीं है, आउटकम बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर के अकाउंट्स के बाद में आने वाला है। बट जो भी आउटकम होगा वो गेन होगा या लॉस होगा, हमको अल्टीमेटली देखना है। वो प्रॉब्लम में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने आंसर नहीं दिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट एग्जांपल क्या है कॉन्टिजेंसीज का, कि मेरे कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट केसेस चल रहा है, 31 मार्च को भी कोर्ट केस चल रहा है, उसी का आउटकम 15 मई को भी नहीं आया है, आफ्टर 15 मई को आने वाला है। दूसरा एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज एंड सिचुएशन है कि देयर इज अ डेटर फ्रॉम हुम आई हैव टू गेट 3 करोड़ रिसीवेबल है, वो डेथ बेड पर है, 15 मई को भी डेथ बेड पर है। अब यहाँ पता चलेगा वो जिंदा रहता है कि मर जाएगा। मर जाएगा तो 3 करोड़ डूब जाएगा, जिंदा रहेगा तो मिल जाएगा। ये अगेन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज है। मैंने लॉटरी की टिकट लिया है, आजकल लॉटरी मिलती नहीं है यार, मुंबई में देखता नहीं हूँ। आपके सिटी में मिलती है क्या लॉटरी? अरे बोलो ना, No, आपके sir. सिटी में लॉटरी मिलती है क्या? नहीं सर। मुंबई में मिलती है बट कोई किधर किधर मिलती है, नॉट वेरी प्रीवेलेंट नाउअडेज। मिलती है, शॉप होती है छोटी मोटी कोई। एनीवे, मैंने 31 मार्च को लॉटरी की टिकट लिया है, 100 रुपीज की टिकट है, लग गया है ना 7 करोड़ बम्पर।
कौन बनेगा 70 करोड़पति, बम्पर प्राइस। लेकिन 30 उसका जो आउटकम है ना 15 जून को है रिजल्ट, दैट मीन्स अभी भी इधर भी वही है, आउटकम हैज नॉट कम, आउटकम 15 जून को आने वाला है। यदि आउटकम में मेरे को लॉटरी फर्स्ट प्राइज मिल गया ना तो 7 करोड़ का प्रोबेबल गेन है, यदि वो नहीं लगा तो कुछ नहीं, 100 रुपया गया, कोई और नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज है। मैं बुक कीपिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया अभी तक, अब बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहला, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना कंपलसरी है, जो भी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है वो सबको ये स्टैंडर्ड लगने वाला है। क्या नाम है? कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कॉन्टिजेंसीज होता क्या है? कॉन्टिजेंसीज एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन और ए कंडीशन। हमारे प्रॉब्लम में वो सिचुएशन और कंडीशन कब है? 31 मार्च को भी है और 15 मई को भी है। आउटकम आया नहीं है, बट भविष्य में आफ्टर 15 मई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल के अकाउंट के बाद आउटकम आने वाला है। वो जो भी आउटकम होगा वो क्या होगा? या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ वन और मोर अनसर्टन इवेंट, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। लॉटरी प्राइस लग जाना या तो नहीं लगना, कोर्ट में हम जीत जाते हैं या तो नहीं जाते हैं, वो कस्टमर डेटर जिंदा रहता है या तो नहीं रहता है। क्लियर? तो ये एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंसीज है। अब हम बुक कीपिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बट बिफोर वी टॉक अबाउट द बुक कीपिंग ट्रीटमेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट? कॉन्टिजेंसी कि जिसका आउटकम यदि हमारे अगेंस्ट जाता है और उसकी वजह से लायबिलिटी या तो प्रोविजन बनने वाला है, वी टू पे मनी, वो वाले कॉन्टिजेंसीज इस स्टैंडर्ड से हटाया गया है और उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का नेम है प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट, वहां रखा गया है। आई रिपीट, जो कॉन्टिजेंसीज का आउटकम या तो प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है एज ए लायबिलिटी या तो लायबिलिटी क्रिएट करना है, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आउट करके AS 29 में रखा है। जैसे कि मैंने इधर कुछ 3 कॉन्टिजेंसीज के एग्जाम्पल दिए। अब मुझे बताना कौन सा एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड से आउट होके AS 29 में जाएगा। एक, मुझे लॉटरी टिकट लिया है, टिकट जीतेगा तो प्राइस मिलेगा, तो क्या मेरे लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है? नहीं, तो वो AS 29 में नहीं आएगा, यही स्टैंडर्ड में आएगा। दूसरा, एक डेटस है, मुझे 3 करोड़ रिसीवेबल है, वो डेथ बेड पर है, वो मर जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जिंदा रहेगा तो नुकसान नहीं होएगा, लेकिन क्या मेरे लिए लायबिलिटी है? नहीं, मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, तो फिर वो ये स्टैंडर्ड से आउट ना होते यही स्टैंडर्ड में रहेगा। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल क्या? कोर्ट केस अगेंस्ट अवर कंपनी इज गोइंग ऑन, if we lose we have to pay money, if we win we will not pay money, the liability may or may not arise। मगर क्या है, हम हार जाएंगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, क्या हमारे लिए लायबिलिटी आने वाला है? हाँ भाई हाँ, हम हार जाएंगे तो लायबिलिटी आएगा। अच्छा, तो क्या? अरे तो वो ये स्टैंडर्ड से आउट हो जाएगा। और कौन सा स्टैंडर्ड में जाएगा? AS 29। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन वगैरह का स्टैंडर्ड है AS 29। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कौन सा वाला कॉन्टिजेंसीज ये स्टैंडर्ड से आउट होके AS 29 में जाएगा? आंसर ये है कि दोस कॉन्टिजेंसीज on happening not happening, a liability or a provision will be required to be created for the money payable or a contingent liability है, all these transactions are out from the standard and they are in AS 29। ये पॉइंट को समझ में आ गया है तो C U for understanding लिखो, ये वाला पॉइंट जल्दी U for understanding चैट में लिखो। Those who have understood that the provision for liability and contingent liability type of contingencies are out from this standard, और ये बात इधर लिखा है, contingencies or the provision which are shown as a liability in the balance sheet is not covered by AS4, but they are covered in AS 29। AS 29 का नाम है provision, contingent liabilities and contingent asset। ओवर, तो फिर बोलो, सोच के आंसर दो, इस स्टैंडर्ड में किस प्रकार के प्रोविजन है? तो आंसर असेट रिलेटेड, लायबिलिटी रिलेटेड नहीं। ये स्टैंडर्ड असेट रिलेटेड कॉन्टिजेंसीज की बात कर रहा है, ठीक है, असेट रिलेटेड कॉन्टिजेंसीज की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते सीधा बुक कीपिंग ट्रीटमेंट पर कि व्हाट इज द बुक कीपिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्टिजेंसीज। मैं वापस चिल्लाता हूं, कॉन्टिजेंसीज का मतलब समझते हैं ना, हम किसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं?
हम किसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि वो 31 मार्च को भी कॉन्टिजेंसीज है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अकाउंट अप्रूव होता है ना, अभी भी कॉन्टिजेंसीज है, बराबर है। हम कॉन्टिजेंसीज की बात कर रहे हैं, इसका रिजल्ट इधर बीच में आ जाता है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट जो भी है, आउटकम है ना, वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर की बात आने वाला है। ओके, तो ट्रीटमेंट ऐसा है कि इफ दैट कॉन्टिजेंसीज आर गोइंग टू रिजल्ट इन टू गेन, एग्जाम्पल लॉटरी टिकट वाला, तो फिर 31 मार्च को नो बुक कीपिंग एंट्री, ओवर, रूल खत्म हो गया। क्या रूल बताया? मेरे पास 31 मार्च को लॉटरी की टिकट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फाइनल करने के टाइम पर भी लॉटरी टिकट का आउटकम नहीं आया है, बट लॉटरी लगेगी तो मुझे गेन हो जाएगा, तो वो प्रोबेबल गेन की एंट्री मुझे 31 मार्च को नहीं करनी है। क्या बोला? वो प्रोबेबल गेन की एंट्री मुझे 31 मार्च को एंट्री नहीं करनी है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो सी लिखो, प्रोबेबल गेन की एंट्री मुझे 31 मार्च को नहीं करनी है, ओवर। Sir, can you please repeat? वापस बोलूं? ठीक है, मैं अभी, हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे कॉन्टिजेंसीज के, ओके, 3 एग्जाम्पल थे। कौन से 3 एग्जाम्पल? एक, कोर्ट केस अगेंस्ट द कंपनी इज गोइंग ऑन, इफ आई लूज आई हैव टू पे मनी। दूसरा, डेटा सीज ऑन अ डेथ बेड, यदि वो मर जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तीसरा, आई हैव परचेस्ड द लॉटरी टिकट ऑन 31 मार्च अप टू 15 में, द रिजल्ट इज नॉट कम, बट इफ द रिजल्ट इज फेवरेबल आई मेक ए गेन। क्या ये 3 एग्जाम्पल लिया? डू यू अंडरस्टैंड? 3 एग्जाम्पल समझ में आया? पहले फिर ट्रीटमेंट की Yes, बात sir. करें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ट्रीटमेंट आप खुद ही बोलो। फर्स्ट के बारे में मैंने क्या बताया? मैंने फर्स्ट कॉन्टिजेंसीज के बारे में क्या बताया था, याद करो। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिलेटेड है। जो कॉन्टिजेंसी लायबिलिटी रिलेटेड होती है, इफ इट हैपेंस अगेंस्ट अस एंड वी हैव टू पे मनी, लायबिलिटी और प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड। उसके बारे में मैंने क्या बोला? It has to come in AS29 and not only. यहां से आउट हो जाएगा, S29 में जाएगा। क्लियर? अब बचा Yes, sir. 2 टाइप की कॉन्टिजेंसी। वो 2 टाइप की कॉन्टिजेंसी में या तो प्रोबेबल गेन है, प्रोबेबल गेन है, या तो प्रोबेबल लॉस है, बट इन एनी वे वो असेट रिलेटेड हुआ। क्लियर? Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि उसकी मैं 31 मार्च को एंट्री करूं कि नहीं करूं। दैट्स अ क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। शुड दे बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द बुक्स और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? ओके, Yes, sir. एग्जाम्पल ये है कि यहाँ भी कॉन्टिजेंसीज है, यहाँ भी कॉन्टिजेंसीज है, और मुझे ये बुक्स में करंट ईयर में एंट्री करना ही नहीं। लायबिलिटी रिलेटेड है, S29 में लर्न करो। अब आता है 2 और एग्जाम्पल, प्रोबेबल गेन होने वाला है या तो लॉस होने वाला है, तो उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। जो कॉन्टिजेंसीज की वजह से प्रोबेबल गेन होने वाला है, जो कॉन्टिजेंसीज की वजह से, लॉटरी टिकट वाला एग्जाम्पल, प्रोबेबल गेन होने वाला है, बताओ उसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया? No entry. नो एंट्री। हम 31 मार्च में प्रोबेबल गेन, वो गेन हुआ वो भी सर्टन नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। क्लियर? इज दैट पॉइंट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ओके, Clear. अब बताओ, अब मैं कौन सी कॉन्टिजेंसीज के बारे में बचा है, अब मुझे कौन सी कॉन्टिजेंसीज के बारे में बात करना है वो बताइए। अब मुझे Probably. कौन सी कॉन्टिजेंसीज के बारे में बात करना है बताइए। अब मुझे जो बात करना है, अब जो मुझे बात करना है वो लॉस वाली कॉन्टिजेंसीज के बारे में बात करना है। दैट्स क्लियर टू यू? Yes. हाँ। अब क्वेश्चन है, जो कॉन्टिजेंसीज की वजह से लॉस होने वाला है, यहां भी कॉन्टिजेंसीज है, 31 मार्च को भी कॉन्टिजेंसीज है, और 15 मई को भी कॉन्टिजेंसीज है। डेथ बेड पर है, वो मर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, वो मरेगा या जिंदा रहेगा वो तो मुझे बाद में जून जुलाई में पता चलने वाला है।
मर जाएगा तो 3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, उसकी एंट्री में 31 मार्च को करूं या नहीं करूं? आपको क्या लगता है? इफ आई गिव यू द आंसर, आप बताइए मुझे। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल टाइप का हो गया ना केसेस। आपको क्या लग रहा है? जो डेटा डेथ बेड पर है, डॉक्टर ने बोल दिया है दवा का काम नहीं है, दुआ करो, मेडिसिन विल नॉट वर्क, प्रे फॉर हिम, इफ योर प्रेयर इज एक्सेप्टेड बाय द गॉड यू विल बी एबल टू रिकवर 3 करोड़, और आप स्वर्गलोक में जाएंगे तब जाके वसूल करना। द क्वेश्चन है वो 31 मार्च में उसकी एंट्री करूं या नहीं करूं? आपको लगता क्या है? अरे बोलो ना यार, बिंदास जो लगता है बोलने का। आप नहीं बोलेंगे तो और कोई बोलेगा। सर प्रोविजन बना सकते हैं उसका। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 करोड़ का लॉस बुक सर करना चाहिए। मार्च में, 31 मार्च में। हाँ, तो सुनिए आंसर, आप सही बोल रहे हैं। अब आंसर ढूंढना। जब भी मैं यहाँ कॉन्टिजेंट लॉस कर रहा हूं तो एग्जाम्पल क्या दिया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात चल रही है ना एग्जाम्पल के लिए, तो है ना, करेक्ट? तो सुनना, जब सुनना एंट्री करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो एग्जाम्पल है। आपका सही बोला है, एंट्री करना चाहिए, लेकिन कब? इफ देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने का चांस मोर देन 50% है, एंड अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड मेजर्ड, तो फिर मेक प्रोविजन फॉर सच लॉस। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो लेट्स कम बैक टू द डेटा। क्या लॉस होने का चांस मोर देन 50% है? हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया मेडिसिन का काम नहीं है, प्रेयर है। अभी जस्ट उसका कोरोना स्टार्टिंग स्टेज पे है ना, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके ठीक हो जाएगा ऐसा डॉक्टर ने बोला है ना, तो फिर ये इधर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस में नहीं आएगा। पर इस सिचुएशन में डॉक्टर ने ही रिपोर्ट दे दिया है कि उसका डेथ ऑलमोस्ट हाई चांस है। व्हेन आई से उसका मरने का हाई चांस है, मींस मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज मोर देन 50% एंड अमाउंट ऑफ 3 करोड़ कैन बी डिटरमाइंड, तो फिर मेक प्रोविजन फॉर सच लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस टू आपको बुक्स में एंट्री करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यस, आगे जाता हूं। बट सपोज लॉस होने का चांस वेरी रिमोट है, लेस देन 5%, तो फिर कोई बुक कीपिंग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे कि 31 मार्च के पहले 2 दिन पहले 25 मार्च को मैंने 3 मंथ का क्रेडिट सेल किया है। क्या बोला मैंने? 25 मार्च नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेरे अच्छे डेटर को 3 मंथ का क्रेडिट सेल 1 करोड़ किया है, डेटर्स टू सेल, 3 मंथ क्रेडिट पीरियड। 25 मार्च के बाद 3 मंथ विल गेट ओवर ऑन 25 जून। बताओ, क्या उससे पैसे मिलने की गारंटी है? अच्छा डेटर है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोरोना भी नहीं हुआ, उसका धंधा भी अच्छा चलता है, फिर भी क्या कोई गारंटी है कि उससे पैसा मिलेगा ही या मिलेगा? नो सर। गारंटी तो नहीं है, लेकिन क्या लॉस होने की हमको कोई एक्सपेक्टेशन है? ऐसा लगता है कि लॉस हो जाएगा। अबे लगता था ना लॉस हो जाएगा तो उसको गुड्स ही नहीं बेचते थे। अभी समझ में आया? अभी मुझे उससे लॉस होने का भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखता है। भाई अच्छा डेटर है, गुड कस्टमर है, अच्छा हट्टा कट्टा है, एंड ऑलवेज ही मेक्स पेमेंट इन टाइम। तो क्या ये वाले कस्टमर का मैं 31 मार्च को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री करूं? नॉर्मल कस्टमर है, क्या जितना भी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च सबका प्रोविजन बना डालते हैं? नहीं। क्यों नहीं बनाते? बताओ बताओ, क्यों नहीं बनाते हैं? Probability of loss is We less. don't think the money will be lost. Very negligible chance that money will be lost. Or past experience says money will not be lost. We'll be able to recover money from him. He is a good customer. His business is good. And in the normal course of business, I have extended him credit as I normally do. So I will not make any provision for that every data. Is that point clear? Yes sir. आगे चलते हैं. Other cases. What do you mean by the word other cases? Other cases means या तो probability of loss is more than 50%, but the amount cannot be recovered, और लॉस होने का चांस 5 to 45% है. हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, अमाउंट कैनॉट बी मेजर्ड, और द लॉस होने का चांस इज अप टू 50%. तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ओनली फुटनोट टू द बैलेंस शीट देंगे. क्या बोलेंगे? इफ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज लेस देन 50%, more than 5% but less than 50%, I'll give only footnote in the balance sheet. Is that point clear? Yes sir. तो हमारा कॉन्टिजेंसीज का ट्रीटमेंट खत्म हो गया. हमारी कॉन्टिजेंसीज की ट्रीटमेंट खत्म हो गया. सब कब थी? बताओ, कब वो कॉन्टिजेंसीज थी?
31 मार्च को भी कॉन्टिजेंसीज था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अकाउंट अडॉप्ट किया तभी भी वो कॉन्टिजेंसीज था. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, बोलिए. sir. Yes, sir. चलिए अब हम आगे जाते हैं. अब मैं नेक्स्ट कहानी पर जाता हूँ. डायग्राम वही ड्रॉ करता हूँ जो आपने पहले ड्रॉ किया है, बट थोड़ा एक्सटेंड करते हैं डायग्राम को. सुनना, 1420 है, मार्च 20 है, ये मेरा ईयर एंडिंग है. अच्छा, तो 15 मई को क्या हुआ था बताइए. अभी कॉन्टिजेंसीज भूल जाओ. 15 मई को क्या हुआ था बोलिए ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल ऑफ अकाउंट, कभी कभी अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं. और यहां से यहां तक क्या होता है बुक्स का. Books are open. कौन से ईयर के लिए. 2021. यहाँ से यहाँ तक बुक्स खुली होती है. पता है ना, ऑडिट तो यहीं होता है. ऑडिटर कुछ एंट्री सजेस्ट करते हैं तो हम लोग कर देते हैं. क्लियर. अब सुनिए, कॉन्टिजेंसीज भूल जा. अब जो मैं बात करता हूँ अलग करता हूँ. नाउ 31 मार्च के बाद बिग फायर, हाफ फैक्ट्री बर्न, आधी फैक्ट्री जल गई, खत्म खत्म. और 30 अप्रैल क्या हुआ. 30 अप्रैल को दैट डेटर जो बीमार था ना, डेटर वो सिक ना, एक्सट्रीमली सिक. उसका 30 अप्रैल को क्या हुआ. अरे बोलिए ना क्या हुआ. Death. यस, डेथ हो गया. एंड वी लॉस्ट 3 करोड़ गया हमारा. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, मैं बुक कीपिंग नहीं बात कर रहा हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग सम टर्म्स. नाउ दोज हैपनिंग, हिंदी में बोले तो घटना या तो दुर्घटना. गुड थिंग है तो घटना, बैड थिंग है तो दुर्घटना. हम जब हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में या कोई भी बड़ा सा घाट, घाट को क्या बोलते हैं, घाट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में. Hills and valleys. सॉरी, पास, Hills and PASS, पास बोलते हैं, पास. तो Yes, sir. वहां एक माइलस्टोन पर लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी. आप पढ़ा है ये हिंदी में. Yes, sir. सो दैट्स अ हैपनिंग. ओके. तो हैपनिंग को इंग्लिश में इवेंट भी बोल सकते हैं. सो 15 अप्रैल को बिग फायर, फैक्ट्री लॉस, डेटर्स डाइड. अब सुनना, ईयर एंडिंग के बाद एंड अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स के पहले जो भी सिग्निफिकेंट हैपनिंग है, इवेंट है, उसको बोलते हैं इवेंट. मैं बुक कीपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं. अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट. सिग्निफिकेंट हैपनिंग. क्या हाफ द फैक्ट्री 15 अप्रैल को फायर में बर्न हो गया, वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट हैपनिंग है. हाँ. 30 अप्रैल को डेटर डाइड, 3 करोड़ लॉस्ट. इज दैट सिग्निफिकेंट हैपनिंग. हाँ. तो सिग्निफिकेंट हैपनिंग का दूसरा नाम क्या है. मैं बुक कीपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं. जल्दी 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 बोलो ना. सिग्निफिकेंट Events हैपनिंग का occurring दूसरा नाम before. क्या है. सिग्निफिकेंट हैपनिंग का दूसरा नाम क्या है. प्रोवाइडेड वो कब से कब के बीच में हो रहा है. प्रोवाइडेड वो कब से कब के बीच में हो रहा है. जल्दी जल्दी बोलो. प्रोवाइडेड वो कब से कब के बीच 31st. में हो रहा है. जल्दी जल्दी बोलो. So 30 year ending and the date of board of director approval of So account. year ending and date of approval of accounts. Year ending and date of approval के बीच में जो भी सिग्निफिकेंट हैपनिंग हो रहा है उसका दूसरा नाम है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. क्लियर. मीनिंग इज क्लियर. Yes, sir. ओके. अब मेरा क्वेश्चन बुक कीपिंग पर आ रहा है. अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये जो सिग्निफिकेंट हैपनिंग मार्च के बाद हुआ उसका
31 मार्च ईयर एंडिंग में एंट्री करना चाहिए? आई डोंट नो, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरी 15 अप्रैल को फायर हो गया, फैक्ट्री ऑलमोस्ट मोर देन हाफ जल गई, 5 करोड़ का बिग नुकसान हो गया 15 अप्रैल को, तो क्योंकि मेरी बुक मार्च की खुली है, क्या मैं उसमें एंट्री करूं? मेरा डेटर्स डाइड हो गया, क्योंकि मगर लॉस हो गया 3 करोड़ और मेरी ईयर एंडिंग मार्च 21 की बुक्स ओपन है, तो ये करंट ईयर में एंट्री करूं या जिस डेट पर नुकसान हो रहा है उस डेट में एंट्री करूं? ये मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है? आंसर की बात हम बाद में करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मुझे कोई बता सकता है? सर जो इवेंट्स अकर हुए हैं उससे हमें उसी डेट बैलेंस पे, शीट जो सिग्निफिकेंट है, आगे बोलिए। हाँ वो जो इवेंट्स अकर हुए हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उन्हें उसी डेट पर, जिस डेट पर वो हुए हैं उस डेट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर बैलेंस शीट के पहले? या हाँ हाँ, वेरी गुड। सो ये फायर का लॉस 15 अप्रैल को रिकॉर्ड करूं या मार्च वाली बुक्स में रिकॉर्ड करूं? डेटा डाइड 3 करोड़ लॉस वो 30 अप्रैल को ही उस ईयर की बुक में रिकॉर्ड करूं या मार्च वाली बुक्स खुली है उधर रिकॉर्ड करूं? चलो, अब आपको क्या लग रहा है? गट फीलिंग से कोई आंसर देना चाहते हैं? सर इवेंट तो जिस टाइम अकर हुआ है उसी चलो टाइम पे। एक बार वन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 15 अप्रैल वाले लॉस की बात करते हैं, उसका एंट्री करंट ईयर के मार्च ईयर में करूं कि नेक्स्ट ईयर वाले 15 अप्रैल के ईयर में करूं? सर आपको क्या लग रहा है? नेक्स्ट ईयर 15 अप्रैल। वेल, तो अनुजा है ना ये? यस सर। अनुजा का ओपिनियन है कि 15 अप्रैल लॉस बाय फायर जो बिग बड़ा लॉस हो गया है वो 15 अप्रैल के ही दिन रिकॉर्ड करना उस ईयर में, नॉट मार्च एंडिंग में। ठीक है, ये अनुजा का आंसर है। मैं कुछ आंसर, मेरी कमेंट बाद में देता हूं। और आपको किसी को आंसर बोलना है, बदली करना है कि सब लोग अनुजा के साथ में है? सर अनुजा के साथ में। चलो, सब लोग अनुजा के साथ में चलते। आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, मैं बाद में आंसर देता हूं। व्हाट अबाउट 30 अप्रैल? डेटा डाइड 3 करोड़ लॉस्ट। चैट में लिखो कब एंट्री करूं। आपको लगता है 30 अप्रैल को करना चाहिए उसी ईयर में, तो उस डेट लिखो चैट में। और आपको लगता है 31 मार्च वाले में, तो 31 मार्च वर्ड लिखो। या तो आप 30 अप्रैल लिखो चैट में या तो 31 मार्च लिखो। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं चैट का इंतजार कर रहा हूं। मेरा चैट बॉक्स खुला है। टीवी पर आता है ना, अमिताभ बच्चन बोलता है वो लाइंस खुली है, कुछ तो होता है, मुझे नहीं मालूम कौन सी लाइन खुली होती है। आपका जवाब देना है, सब आते रहता है ना टीवी पर। तो हाँ मैम, हाँ सर। वोटिंग लाइन खुली है, वोटिंग लाइन, अभी याद आया। वो कौन सा प्रोग्राम है टीवी पर आता है, गाने वाला प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? इंडियन आइडल। आइडल। हाँ, इंडियन आइडल में भी आता है और दूसरे भी बहुत डांस वाला प्रोग्राम में भी आता है। आपकी वोटिंग लाइन खुली है, तो यहाँ हमारे लेक्चर में आपकी वोटिंग लाइन खुली है। 30 अप्रैल को डेटा डाइड हो गया। आपको क्या लगता है 30 अप्रैल को एंट्री करनी चाहिए, उस ईयर में लॉस बुक करना है कि वो लॉस 31 मार्च के पहले करना है? वोटिंग लाइन खुली है। कोई स्वप्न ने खाली 30 लिखा, 30 नहीं बोलो, पूरा लिखो। तो अनुजा, आपके हिसाब से वो लॉस 30 अप्रैल को बुक करना है? मैं डेटस वाले लॉस की बात कर रहा हूँ। क्या सर जो इवेंट हुआ है वो तो उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन तो लॉस मुझे आंसर मत दो, मुझे खाली पहला ये, आप रीजनिंग दे रहे हैं, मुझे रीजन नहीं चाहिए, मुझे खाली पहला आंसर बताओ कि वो 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करना है कि 31 मार्च को करना है। रीजनिंग में समझ जाएगा। स्वप्ना, माइक में आंसर दो। स्वप्ना, 30 अप्रैल। ओके, डेटर वाला लॉस 30 अप्रैल को करना है एंड स्वप्ना भी 30 अप्रैल को बोल रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, मैंने आंसर नहीं दिया, अब मैं आंसर देने जा रहा हूं। अब सुनना मेरी बात, अब हम आंसर पर जाते हैं। बट ये सब मानते हैं आप लोग कि ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसमें हमको किसी को भी डाउट नहीं है। अब आंसर सुनो। जो सिग्निफिकेंट इवेंट मैं आंसर देने जा रहा हूं, आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रहा है और वो लॉस होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, कॉन्टिजेंसीज बैलेंस शीट डेट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो चेक करो पहला तो। आई रिपीट, मैं ट्रीटमेंट बाद में बताएगा। मैं बोलता हूं ट्रीटमेंट बताने के पहले आपको कुछ और एक चेक करने को बोलता हूं। क्या चेक करने को बोलता हूं? कि वो जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी 31 मार्च को है या नहीं है, वो चेक करो। पहले खाली चेक करके मुझे बोलो, एंट्री हम बाद में सोचेंगे। बोलो 15 अप्रैल को बिग फायर हुआ, क्या वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी 31 मार्च को था या नहीं था?
नहीं था। नहीं था, आंसर नहीं था, ओवर। ठीक है, 30 अप्रैल को डेटर मर गया, वो मरने की पॉसिबिलिटी, लॉस होने की पॉसिबिलिटी 31 मार्च को था या नहीं था? था सर। था। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक कीपिंग। दैट मीन्स जितना भी सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। कौन सा दो पार्ट? कि possibility of happening, contingencies for such event was existing on the balance sheet date, and contingencies for such event was not existing on the balance sheet date. हमने अभी तक ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, मैंने आपको आंसर दिया ही नहीं है। मैंने तो बोला है कि before I give you the answer, I need some more information whether possibility, contingencies, situation of happening of such event was existing or not. बोलो, इसको मैं लेफ्ट बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं? लेफ्ट साइड। तो इसको क्या बोलूं? ये राइट साइड है। अब बोलो, वो लॉस बाय फायर लेफ्ट में लिखूं कि राइट में लिखूं? लॉस बाय फायर को लेफ्ट में लिखूं कि राइट में लिखूं? राइट साइड। राइट, बिग लॉस बाय फायर। क्यों राइट में? आंसर आपको खुद को पता है, क्योंकि possibility, contingencies of such event was not existing on the balance sheet date, and debtors died. वो वाला आंसर कहाँ लिखूं? डेटर्स वाला आंसर लेफ्ट साइड। डेटर्स डाइड, मनी लॉस्ट। क्लियर? अब आंसर सुनो, अब हम एक्चुअल बुक कीपिंग पर जाते हैं। एक्चुअल बुक कीपिंग ये है कि जो कॉन्टिजेंसीज बैलेंस शीट डेट पर है, सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर है, और बाद में वो आफ्टर द बैलेंस शीट अकर होता है, हैपनिंग हो जाता है, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। एडजस्टिंग इवेंट मतलब किताब में एंट्री करना है, एंड उसके लिए मुझे प्रोविजन फॉर लॉसेस क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे 3 करोड़ की एंट्री करना है। प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3 करोड़ का पूरा लॉस मार्च के एंडिंग में बुक कर देना है। क्या आपको ये रूल समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड 3 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट डेटा से लेस करते हैं। जब मैं बैलेंस शीट में डेटा से लेस करता हूं, उसको बोलता हूं एडजस्ट द इवेंट इन द बैलेंस शीट। एडजस्ट द इवेंट इन द बैलेंस शीट माने बैलेंस शीट में असेट साइड से एडजस्ट करते हैं, उसे एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। एडजस्टिंग इवेंट मतलब किताब में एंट्री करना, एडजस्टिंग इवेंट मतलब असेट साइड में एंट्री करना, असेट से मैं लेस कर देगा, डेटा से लेस कर देगा 3 करोड़, और पीएनएल में मैं बुक कर देगा। इज द आंसर क्लियर? ये मेरा रूल नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बताता है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज। इज द रूल क्लियर? क्या अनुजा आप अच्छा इंग्लिश में समराइज कर सकते हैं अभी जो मैंने बोला लॉस के बारे में किसकी एंट्री करनी है? या तो स्टेप 1 स्टेप 2 के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोल देता हूं। चलो, स्टेप 1 क्या है पता है? कि फाइंड आउट जो इवेंट सिग्निफिकेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स होता है, वेदर कॉन्टिजेंसीज फॉर सच हैपनिंग वाज इन एग्जिस्टिंग ऑन 31st मार्च और नॉट। फाइंड करो, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? इफ द कॉन्टिजेंसीज फॉर सच लॉस वाज एग्जिस्टिंग ऑन 31st मार्च, then what is the answer? jaldi bolo, then what is the answer? You need to adjust the event in Then we balance call sheet it an adjusting event and adjust the value of that asset in the balance sheet by way of a minus and book that loss in P&L. Clear? Yes sir. Okay, अब चलते हैं लॉस बाय फायर। अब चलते हैं लॉस बाय फायर। 15 अप्रैल बिग लॉस, 5 करोड़ फैक्ट्री लॉस, हाफ द फैक्ट्री लॉस्ट। बट बताइए, क्या contingencies for such loss was in existing before the balance sheet, मतलब as on the date of balance sheet? No sir. Okay, अब बताओ, तो फिर मैं उसकी एंट्री करूं या नहीं करूं 31st मार्च को? No sir, नहीं करना चाहिए। तो आंसर है, रुकिए और एक स्टेप आगे जाओ। जो सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट हुआ है बट बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, वो सिग्निफिकेंट इवेंट से आपको चेक करना है क्या मेरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा? वो इवेंट से बिजनेस ही बंद हो जाएगा या बिजनेस बंद नहीं होगा, वो पता करिए। माय गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड
बिजनेस बंद हो जाएगा या माय गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड, पता करिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? जो सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती है बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट, but contingencies for such event was not in existence on 31st March, तो उसकी 31st मार्च में एंट्री करना है या नहीं करना है? एक स्टेप और एक टेस्ट है। कौन सी टेस्ट है बताइए? वन मोर टेस्ट क्या है उसके लिए कि क्या हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, बंद हो जाएगा, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड। सपोज वो 5 करोड़ का लॉस हो गया है, बिग फैक्ट्री, हाफ द फैक्ट्री जल गई, बट हमको चिंता नहीं है, ऐसी तो हमारी 10 फैक्ट्री है, मतलब मेरी 10 फैक्ट्री के टोटल वैल्यू 50 करोड़ है, उसमें से एक फैक्ट्री जल के मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। मानता हूं 1 और 2 ईयर मेरा थोड़ा सेटबैक हो जाएगा, बट क्या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? नो सर। नो। तो फिर वो इवेंट की हम एंट्री नहीं करेंगे, हम अपनी किताब में वो इवेंट की एंट्री नहीं करेंगे, उसकी एंट्री 15 अप्रैल वाले ईयर में ही करेंगे। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने एनुअल रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में वो डिस्क्लोज करेंगे। जब 31 मार्च वाला बोर्ड रिपोर्ट बनता है ना, बोर्ड रिपोर्ट तो जुलाई अगस्त में बनता है, वो वाले एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड रिपोर्ट बनता है ना, उसमें वो डिस्क्लोज करेंगे कि भाई आफ्टर द ईयर एंडिंग देयर वाज अ बिग फायर इन आवर फैक्ट्री एंड वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 5 करोड़, बट वी नीड नॉट वरी बिकॉज आवर कंपनी इज स्ट्रांग इनफ, it has got enough strength to bear that loss and will be overcoming shortly that loss and impact of that loss. Is that point clear? Yes sir. But suppose मेरे पास एक ही फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री भी जल गई और इंश्योरेंस भी नहीं है। क्या बोला मैंने? एक ही फैक्ट्री है, वो भी जल गया, बर्नट आउट, और इंश्योरेंस भी नहीं है, उल्टा बैंक लोन है, पैसा देना है बैंक को, अब क्या होगा? खत्म। तो हम खत्म हो जाएंगे। जब हम खत्म हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न अफेक्टेड। तो फिर वो इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं, वो इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। एंड जब हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हो जाता है तब हमारा अकाउंट्स कोई डिफरेंट तरीके से बनता है। सो हमारा जो 31 मार्च वाला भी जो अकाउंट बनेगा ना, इफ माई गोइंग कंसर्न इज नॉट देयर एज ऑन 31 मार्च, ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया देयर इज नो गोइंग कंसर्न, कंपनी वांदे में है, तो मैं अकाउंट्स आर प्रिपेयर डिफरेंटली। व्हाट इज द डिफरेंट वे हमको पढ़ना नहीं है, बट वहाँ फिर हमारा जो नॉर्मल मेथड होता है ना, फिक्स एसेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन वगैरह करते हैं, वो न यूज करते हुए हम लोग सब असेट लायबिलिटी मार्केट वैल्यू पर, रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखते हैं। So then it becomes a going concern and accordingly accounts are prepared by writing all assets and liability differently. But हमारे what is the different method we don't have to learn, खाली इतना बोलता हूँ फिर उसे हम go adjusting event मानते हैं। Is that point clear? सर तो मतलब लॉस हम 31 मार्च को ही कर देंगे। इनफैक्ट अब जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, नॉट ओनली दैट बिग फायर का लॉस, कंपनी बंद होती है जो जितना भी लॉस होने वाला है ना, जितना भी लॉस हो जाएगा, असेट डाउन हो जाएगा, लायबिलिटी पे करना है, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट वाली मेथड हो गई ना, करीब करीब। सर बट फायर तो 15 मई को लग रही है ना, तो उस टाइम पे जब फायर 15 मई को हुआ है मैं मानता हूं, बट वो फायर की वजह से हम जिंदा ही नहीं रहने वाले हैं। पॉइंट समझ में आ गया? 15 मई के पहले ही पता चल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद हमारा मृत्यु नक्की है, फांसी का ऑर्डर आ गया है। कुछ समझ में आ गया? वो फायर इज समथिंग लाइक फांसी का ऑर्डर। यस सर। तो जब फांसी का ऑर्डर भले 15 अप्रैल को आया है, तो क्या बाद में हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो कोई असेट वगैरह का कोई अर्थ रहेगा क्या? मैं 31 मार्च में बहुत सारा प्रॉफिट बता के एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को दूं, वी आर हैप्पी टू अनाउंस अ गुड रिजल्ट, और उसके पीछे पीछे फांसी का ऑर्डर भी दे दूं, चलेगा? नो सर। दैट इज एक्जेक्टली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज कि इफ द इवेंट इज सिग्निफिकेंट, भले वो बाद में होती है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट दैट इवेंट इज समथिंग लाइक फांसी का ऑर्डर, माय गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड, फिर 31 मार्च को मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूं ना। यस सर। 15 अप्रैल को तो फांसी देने वाली है, 31 मार्च को बर्थडे क्या आखिरी इच्छा पूरी करूं, मांग क्या चाहिए ऐसा? अरे वो आखिरी इच्छा में मेरे गले से कुछ निकलेगा ही नहीं ना खाना अंदर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? यस सर। चले आगे हम प्रैक्टिकल पर, मतलब क्वेश्चन पर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट।
पहला मैंने आपको मीनिंग बताया, व्हाट एग्जैक्टली वाज द मीनिंग ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ईयर एंडिंग के बाद, बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट इवेंट। दो एग्जांपल क्या दिया, बिग फायर 15 अप्रैल, 30 अप्रैल डेटर डाइट, जो डेटर बीमार था। अब क्वेश्चन था, भले वो 15 अप्रैल को हो रहा है, भले वो 15 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन क्या मुझे करंट ईयर में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसका आंसर के लिए हमने क्या किया था, पूरी जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट है हमने कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, जल्दी 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 बताओ, कौन सर सा दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने? इवेंट्स एज कंटिंजेंसीज एक्सिस्टिंग वो इन द इवेंट होने की पॉसिबिलिटी कॉन्टिजेंसीज बैलेंस शीट की डेट पर एग्जिस्टिंग है या तो फिर नहीं है। नहीं है। नहीं है में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था, कॉन्टिजेंसीज नहीं था, वो क्या एग्जांपल था? लॉस बाय फायर। और कॉन्टिजेंसीज होने की पॉसिबिलिटी में क्या एग्जांपल था? डेटर्स डाइड। राइट। अब लेफ्ट वाला डेटर्स डाइड, उसकी कॉन्टिजेंसीज एग्जिस्ट है, तो फिर हमारा रूल क्या बना, तो फिर हमारा रूल क्या बना? एडजस्ट द इवेंट। एडजस्ट द इवेंट मींस किताब में एंट्री करो, वी कॉल इट एडजस्टिंग इवेंट, पीएनएल डेबिट टू आरडीडी। मगर उसकी कॉन्टिजेंसीज नहीं है, तो फिर मुझे और एक कौन सी एक्स्ट्रा टेस्ट लगानी है कि बिजनेस बिजनेस अफेक्ट होगा या नहीं होगा। बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा तो क्या, ओनली डिस्क्लोजर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, फाइनल अकाउंट में नहीं, डायरेक्टर करेगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन धंधा ही बंद हो जाएगा तो एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट, अकाउंट्स आर डिफरेंटली प्रिपेयर्ड। विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ ऐसा नहीं लग रहा है अनुजा का मैं पर्सनल ट्यूशन ले रहा हूं? आपको क्या लग रहा है? सर मेरा भी। तुम्हारा और अनुजा का 2 जन का ग्रुप ट्यूशन लेता हूं ना। पता है ग्रुप ट्यूशन की फीस तो मैं बहुत डॉलर में चार्ज करता था एक जमाने में, वेरी हैवी फीस। ऑफ कोर्स मैं पर्सनल ट्यूशन कभी लेता ही नहीं था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज मुझे वन स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू टीच वन स्टूडेंट, आई कैन टीच ओनली देन 50, 100, 300, 500,000 स्टूडेंट। सो मेरी लाइफ में कभी मैं इंडिविजुअल ट्यूशन नहीं लिया। हाँ, कोचिंग में, क्लासेस में, सीए इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में आई हैव टॉट अप टू 1000 स्टूडेंट, ऑडिटोरियम में एंड ऑल। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते। इसके जो क्वेश्चंस है ना वो सभी केस स्टडी टाइप के हैं। लेट्स सी क्या है, इसको हमको लिखना नहीं है, ये नोट्स एंड ऑल आई विल सेंड इट टू यू। MEC लिमिटेड कुड नॉट रिकवर एन अमाउंट ऑफ 8 लाख फ्रॉम डेटर, 8 लाख डूब गया हमारा। द कंपनी इज अवेयर दैट द डेटर इज इन ग्रेट डिफिकल्टी, कंपनी को पता है। And the account for the year ended March 11 was finalized by making a 25% provision for doubtful debts on debtor. सुनना, ये March 11 है, हमने 25% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने वाले थे। क्यों बनाने वाले थे? 25%, क्योंकि हमें क्या पता था, बोलिए हमें क्या पता था कि डेटर इज इन डिफिकल्टी, हमको पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ पता है? उसके आगे क्या हुआ, इन May 11 डेटर बिकम बाय बैंकरप्ट एंड नथिंग इज रिकवरेबल। मतलब यहां मई में क्या हुआ, बैंकरप्ट। मैं ये मानता हूं कि अभी तक हमारे अकाउंट्स खुले हैं, हम क्या मानते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो बाद में आएगा, उसके पहले ही डेटर बैंकरप्ट हो गया। क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ या नहीं? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन है, डू यू एडवाइज द कंपनी टू प्रोवाइड एंटायर लॉस इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड March 11? यही करंट ईयर में पूरा का पूरा लॉस बुक करूं या नहीं, वो क्वेश्चन है। क्या आंसर है? करना चाहिए। आंसर ये है कि अपना दिमाग नहीं लगाने का। आंसर ये है कि मैं मेरा दिमाग नहीं लगाएगा तो मैं क्या करेगा, मैं तो सीधा यहां जाएगा। क्या रूल लिखा है मैंने यहाँ कि ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आप पता करिए कि वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। 8 लाख लॉस हो जाना वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, जल्दी बोलो। लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट सही जवाब है। बताइए लेफ्ट में क्यों आएगा?
क्योंकि कंपनी को पता था कि 31 मार्च को पॉसिबिलिटी ऑफ दैट बैंकरप्सी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टी हमें मालूम है. सो नाउ अभी आंसर बताइए. प्रोविजन पूरे अमाउंट का तो बनेगा. पूरा अमाउंट का करना होगा. वी कॉल इट व्हाट टाइप ऑफ इवेंट? We call it what type of event? We call it which type of event? Adjusting event. डेटा से बैलेंस शीट में लेस करो एंड पीएनएल में डेबिट में लिखो. ठीक है, वेरी राइट, वेरी नाइस. अब मैं उसका आंसर दे रहा हूँ. इनफैक्ट ये जो आंसर है ना इधर, वो मेरा है ही नहीं. ये जो भी आंसर मैं आपके सामने रीड करता हूँ ना, वो सीए इंस्टीट्यूट का आंसर है. किसका आंसर है? ये जो भी बुक है वो खुद प्रैक्टिस मैन्युअल है, सीए इंस्टीट्यूट की है. नेट से ही मैंने डाउनलोड किया है. क्या बोलता है? एज पर S4 पैराग्राफ नंबर नहीं चाहिए मुझे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. जब पहली बार हम नेम लिखते हैं ना, नंबर लिखते हैं ना, तो फिर उसका नेम भी लिखने का कि भाई ये स्टैंडर्ड का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. एज पर दैट व्हाट? ध्यान से सुनना. एडजस्टमेंट टू असेट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड for event occurring after balance sheet date. ये adjustment कहाँ होती है? बैलेंस शीट में होती है. If that event provides additional information to the condition already existing on the balance sheet date and is materially affecting the valuation of asset and liability on balance sheet date. You know जो डेटर मर जाता है ना मई मंथ में somewhere, that उसका मरना is additional information about the situation or a condition already existing on the balance sheet date. सुनना, अब मेरी बात सुनो. ये जो भी मैं आंसर दे रहा हूं, मैंने पहले ही बोला सीए इंस्टीट्यूट का है. जब सीए इंस्टीट्यूट का पेपर्स, अपने स्टूडेंट का पेपर करेक्शन के लिए टीचर्स एग्जामिनर के पास जाता है ना, साथ में उनको आंसर स्कीम भी देते हैं और उनको एग्जैक्टली ये आंसर दिया गया है. टीचर ऑलमोस्ट कंपेयर करेगा. यदि स्टूडेंट का ये आंसर सेम टू सेम दिखता है तो 5 आउट ऑफ 5 दे देगा. वो नहीं दिखता है तो बहुत कम मार्क दिखता है. अनफॉर्चुनेटली टीचर इज सपोज टू असेस द पेपर. वो पेपर असेस करने के बदले में इंडिया में वो करेक्ट करता है. करेक्ट मतलब जस्ट कंपैरिजन करता है. वो नहीं देखता है इंडियन एग्जामिनर के टीचर कि भाई स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं. उसके बदले वो देखते हैं कि ये आंसर दिख रहा है कि नहीं. सो बैड सिचुएशन. पर यही है. सो आप में से कोई सीए कर रहा है और वो लोग स्टूडेंट बैठे हैं, तो सूदा ये वाला पैराग्राफ तो बाय हार्ट कर देना और एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर देना. क्या बात समझ में आई सीए करने वाले स्टूडेंट को? क्योंकि सीएस एग्जाम है ना, आपके 12th वाली एग्जाम टाइप की है. पूरी मार्क्स की गेम है रादर देन कॉन्सेप्ट की गेम. सीए इंस्टीट्यूट कुछ भी क्लेम करे, मैं चार्टर्ड अकाउंट होते हुए भी बोलता हूं कि सीए की एग्जाम मार्क्स की गेम ज्यादा है, कॉन्सेप्ट की गेम कम है. ऐसा होता था ना कॉन्सेप्ट की गेम, तो वंस आई राइट इन माय ओन लैंग्वेज, एग्जामिनर शुड नॉट हैव ए प्रॉब्लम. बट जब हम स्कैंड किए हुए पेपर मंगाते हैं ना, तब पता चलता है कि मार्क्स मिला नहीं है स्टूडेंट को. स्टूडेंट हमको आके बोलते हैं मेरा इंप्रूवमेंट क्या करूं, अब मैं क्या आंसर दूं. बोलूं उसको कॉपी पेस्ट कर, रट्टा मार. ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन से. इज दैट पॉइंट क्लियर? आपकी 12वीं की क्या एग्जाम थी? मार्क्स की गेम थी या कॉन्सेप्ट की गेम है? मार्क्स. 3 इडियट. मेरे को बहुत मजा आता है, मैं बार बार ये पिक्चर देखता हूं. 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक चतुर और एक साइलेंसर. मतलब वही चतुर एंड साइलेंसर एक ही है. और दूसरा आमिर खान है. बताओ चतुर किस रेस में था? मार्क्स की. मार्क्स गेम. चतुर वॉज इन द मार्क्स गेम. साइलेंसर, उसे डिग्री चाहिए था, हाई पेड जॉब चाहिए, फेट. और आमिर खान कॉन्सेप्ट, स्कूल टीचर, वो फेलो. अब बताओ तुम्हारा जो पेरेंट्स है, सुन के बुरा लगेगा आंसर, तुमको ही बुरा लगेगा, वो आपको सच्ची झूठ मत बोलना, चतुर बनाना चाहते हैं या आमिर खान बनाना चाहते हैं. झूठ मत बोलना. वाई पेरेंट्स, तुम खुद ही सोच लो ना अपने बारे में.
सच्ची जवाब देना। आप खुद चतुर बनना चाहते हैं कि आमिर खान बनना चाहते हैं? सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। चतुर। मुझे मालूम है आप चतुर बनना चाहते हैं। तो 95 मार्क्स आया। मैं तो हमेशा पूछता हूँ ना, तुम अनुजा को भी पहले पूछा था, तुम बादाम खाते हैं, वॉलनट खाते हैं, क्या खाते पीते हैं ये मार्क्स लाने के लिए? मुझे तो समझता नहीं है। आपको बता अच्छा अनुजा, डिग्री बता। चाहिए, एमबीए करना है, हाई पेड जॉब करना है, एंड फैक्ट चेक भी लेना है। आई डोंट से आप गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं, वो मैं कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, जजमेंटल नहीं बन रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ आपकी सोच क्या है। आई डोंट से ये बैड सोच है या गुड सोच है, वो भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, नो कमेंट फ्रॉम माई साइड। मगर क्योंकि आप ये सोच है, क्योंकि सामने हमारा जो पेपर चेकअप होता है ना सीए की एग्जाम में, भी अनफॉर्चुनेटली कौन है सीए की एग्जाम का पेपर चेकअप? सर नॉन सीए ही होगा। नहीं, सीए की नॉन सीए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका पेपर चेकर कौन है वो बोल रहा हूँ। सीए का जो भी चेक करता है वो, सीए की नॉन सीए से मुझे क्या लेना देना है? वो है कौन? बोलो, किस प्रकार की मेंटालिटी है वो एग्जामिनर की? बमन ईरानी। जब वो आदमी बोमन ईरानी है, तो हमको मजबूरी में एग्जाम पास करके चतुर वाला आंसर लिखना पड़ेगा कि आमिर खान वाला लिखना पड़ेगा? मजबूरी में चतुर वाला। चतुर वाला ही आंसर लिखना पड़ेगा। देखो, हमें ये पसंद है ये बात या नहीं पसंद है, we have no option except to become चतुर। एंड क्योंकि चतुर बनना है तो सीधा ये पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा? मुझे जल्दी 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 बोलो, सीधा ये पैराग्राफ को मगा रटना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया अभी? यस सर। देखो ये बैड सिचुएशन है, बट ये वही है। तभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अनफॉर्चुनेटली वो चतुर टाइप की मेंटली स्टूडेंट को पसंद आए वैसे पढ़ा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली इट इज ए इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टीचिंग। मैं यदि आपको बोले के आएगा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ के आना, हम लोग डिस्कस करेंगे, पता है मेरे क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कितने बच्चे होंगे? 0। कोई नहीं होएगा। बराबर है कि नहीं? तुम खुद ही बोलो ना। ये सीए का जो क्लासेस चलते हैं, यहाँ इवन हमारे यहाँ जो क्लासेस चलते हैं, ऑनेस्टली बताना, टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करते हैं? झूठ मत बोलना, सच बोलना। सर टीचर्स। स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बट रियलिटी में क्या है? सर टीचर्स ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। ठीक है, सो ये बैड सिचुएशन है, बट अभी क्या करें? तभी तो आपको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। आपको इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टीचिंग चाहिए, वो करीब करीब वही देता हूँ। फिर भी मैं बीच में नोइंगली और अननोइंगली थोड़ा थोड़ा आमिर खान बनने की कोशिश करता हूँ, जो आपको पता नहीं चलता है। सो इट इज समथिंग लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन में दे रहा हूँ। बाहर से स्वीट रहती है, अंदर से कभी कभी कड़वी होती है, बट इट वर्क्स वेल। ठीक है, सो आपको जो सीए कर रहे हैं उसको तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा बायट कर डालना है। क्या बायट कर डालना है कि एज फॉर उसका नाम बताओ, एडजस्टमेंट टू असेट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड for event after the balance sheet date if such event provide additional information to the condition which is already existing on the balance sheet date and is materially affecting the value of asset liability on the balance sheet date. आगे, and as per the information given in the question, company was aware that the debtor was already in great financial difficulty at the time of closing of account, and bankruptcy of debtor is only an additional information to the condition already existing on the balance sheet date. ठीक है, also the debtor becoming bankrupt is material, as total of 8 lakh is lost to the company. Therefore company is advised to provide what? Entire 8 lakh. Clear? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेकंड पैराग्राफ तो आपने जो समझाया है वैसे लिखेंगे तो भी तो हो ही जाएगा, मतलब। तो सेकंड अपने केस का है और ये जनरल है। क्लियर? यस सर। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है ना, पहला थियोरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक का रूल क्या है, एंड देन हाउ दैट इज अप्लीकेबल टू माय प्रॉब्लम। करेक्ट? यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A major fire damaged the assets in a company on 5 April, 5 days after the year ending। हाँ, बहुत बड़ा फायर हो गया, 5 अप्रैल को हो गया, ऑफ कोर्स बिफोर द अडॉप्शन ऑफ अकाउंट। बराबर है, वो तो अंडरस्टूड है। द लॉस इज 10 करोड़,
मगर वो 10 करोड़ में 7 करोड़ तो इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिल जाएगा। 10 करोड़ का लॉस हो गया, 3 करोड़ फायर हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द लॉस विल बी ट्रीटेड इन द फाइनल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब मेरा जो अभी 31 मार्च वाला ईयर एंडिंग गया, उसमें ये लॉस का एंट्री मुझे करना है या नहीं करना है, वो क्वेश्चन है। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। क्या लगता है, अपना दिमाग बंद रखे? हाँ अपनी सर। तो स्टाइल सिंपल है। सपोज फेस टू फेस कोचिंग क्लास होता था ना, मतलब अपना लेक्चर, तो ये तो आपके सामने ही बोर्ड पर दिखता था। तब मैं आपको जाके पूछता था, बताओ लेफ्ट की राइट? राइट। राइट। लॉस बाय फायर contingencies did not exist on March. Next question, बताओ गोइंग कंसर्न अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड? 10 करोड़ का लॉस हुआ है, 7 करोड़ तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। नॉट अफेक्टेड। तो मुझे लगता है गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड। मैं मानता हूं बड़ा लॉस हो गया है, दैट पार्ट आई एग्री, बट फिर भी हम बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे। 7 तो आ ही गया ना, धंधा तो कर ही देंगे हम बाद में। So going concern is not affected. Now that my going concern is not affected, तो फिर रूल क्या होगा? No adjusting event, only Non-adjusting disclosure. event, only Disclosure. या जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes sir. डिस्क्लोजर विल बी मेड। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है। ये जो इसको मॉड्यूल बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैनुअल, सीए इंस्टीट्यूट के अपने स्टूडेंट को मॉड्यूल दिया होता है। सबके पास हार्ड कॉपी आती है इसकी, सॉफ्ट कॉपी तो फ्री में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स वी एडवाइज देम ये पूरा रट्टा मार डालो। क्या लग रहा है, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हु आर गुड इन रिमेम्बरिंग एंड बाय हार्टिंग? सोच के आंसर दो। बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हु आर गुड इन रिमेम्बरिंग एंड बाय हार्टिंग? जल्दी 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 बोलो। So girls. क्या आंसर लिखा है मैंने? अरे बॉयज तो पढ़ने ही नहीं बैठते हैं, मेहनत ही नहीं करते, क्या याद रखेंगे? गर्ल्स की 3 क्वालिटी बोलूं, पढ़ाई रिलेटेड आई कैन से गुड इन रिमेम्बरिंग, फिर वेरी हाई इंट्यूटिव पावर। बॉयज से तो 10 टाइम ज्यादा होता है, 100 टाइम ज्यादा होता है। अब गर्ल्स रास्ते में चलती है, कोई पीछे फॉलो करता है तो गर्ल्स को पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। मल्टीटास्किंग, बॉयज लोग हैं ना, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही सोच सकते हैं, उनको आजू बाजू कुछ दिखता ही नहीं है। एंड गर्ल्स लोग राउंड अबाउट भी सोचते हैं। ऑलराइट, चलिए ये अच्छी क्वालिटी है तीनों। आगे चलते हैं। बॉयज लोग को बुरा लगा होगा, बट ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। द लॉस ड्यू टू ब्रेकआउट ऑफ फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये तो हमें पता है। The event being in the nature of fire is unpredictable, doesn't relating to condition existing on the balance sheet date. ये भी हमें पता है। It has not affected financial position on the balance sheet date. No specific adjustment in financial statement. Non-adjusting event. No adjustment. No adjustment मतलब non-adjusting event. However, paragraph says that disclosure is generally made of event occurring after balance sheet date if in the subsequent period that represent unusual changes affecting the existence of on the balance sheet date. मतलब disclosure हो सकता है. In the given case, the amount of loss is material may be considered as an adjusting event the substrum of the enterprise. मतलब कि वो मटीरियल है बट डिस्क्लोजर करना है। Hence, ये कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश छोड़ो ना, अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखो ना। डिस्क्लोजर करना है बाय whom? By approving authority of account. Who is the approving authority of accounts? Board of Director. चलते आगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सीए के क्वेश्चन है। A company entered into an agreement to sell its immovable property, building flat shop, for 35 lakh. The property in the balance sheet 7 lakh है, हमने 7 lakh का प्रॉपर्टी 35 lakh में बेच दिया। अच्छा है ना। The agreement to sell was concluded on 15 February. Agreement हो गया है, but the sale deed is registered on 30 April. Let's see the legal बात थोड़ी समझ लेते हैं। आपको पता है फ्लैट, शॉप, फैक्ट्री, बिल्डिंग जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे बिका, हाउ इट इज सोल्ड? तो आंसर, जिस दिन हमारा
एक्चुअल ट्रांजेक्शन होता है ना, उस दिन हम एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई लोग उसे एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, कोई उसे सेल डीड बोलते हैं। उसमें बायर लिखता है आई एम परचेसिंग द प्रॉपर्टी, सेलर लिखता है आई एम सेलिंग द प्रॉपर्टी, अमाउंट लिखते हैं, दोनों साइन करते हैं। जिस दिन ये एग्रीमेंट हो गया ना, बोथ पार्टीज आर बाइंडिंग। मैक्सिमम और मेजोरिटी ऑफ केसेस में कंसिडरेशन भी उसी दिन पास हो जाता है। सेलर गेट्स द मनी फ्रॉम द बायर एंड सेलर टेक्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में थोड़ा कुछ पैसा बाकी है तो कुछ 1 मंथ 2 मंथ का टाइम देते हैं। बायर आइदर गेट्स द पोजेशन ऑन सेम डेट, या तो 1-2 महीने के बाद बाकी का पेमेंट करने के टाइम पर देते हैं। बट एग्रीमेंट इज बाइंडिंग, नाइदर बायर नॉर द सेलर कैन बैक आउट नाउ। उसके बाद, ये एग्रीमेंट के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट इन विच वी आर वर्किंग, कोई स्टेट 30 डेज का टाइम देता है, कोई स्टेट 3 मंथ का टाइम देता है, और हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बायर सेलर को साइन करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन की कुछ नॉमिनल फीस होती है, महाराष्ट्र में 30,000 है, लेकिन एग्रीमेंट पर हाई स्टैम्प ड्यूटी है, बहुत हाई स्टैम्प ड्यूटी है। जैसे महाराष्ट्र में पहले 2% था, अभी 5% है। 1 करोड़ का फ्लैट या शॉप लिया या बेचा तो मुझे 5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। एंड केरला में दिस इज 10 to 15%, आई डोंट नो एग्जैक्ट, आज के आजू बाजू है। 1 करोड़ का फ्लैट शॉप वगैरह लिया तो मुझे 15 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, वो एग्रीमेंट के दिन ही भरनी पड़ती है। सो कभी कभी तो है ना, कोई लोग ये रजिस्ट्रेशन भूल भी जाते हैं। वैसे कंपलसरी होता है कानून में, बट सम टाइम वी डोंट डू इट। मैंने ही मेरी एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है। अब मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है, क्यों नहीं किया आई डोंट रिकलेक्ट, 22 ईयर्स पहले की बात है। अब मुझे बेचनी है, तो जो बायर है वैसे तो ले रहा है, बट बोलते हैं मैं आपको 10 लाख कम देगा। मैं बोला क्यों 10 लाख कम देते? बोलते आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करवाई है ना, बाई चांस गवर्नमेंट पैसा मांगेगी तो मेरे को मांगेगी तो आई विल हैव टू पे नो पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट के साथ, सो आई विल पे यू 10 लाख लेस। सो वैसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट वो इंसिडेंटल है। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी किस दिन पास हो जाएगा? सेलर टू बायर, जल्दी बोलो। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी किस दिन पास हो जाएगा? सेलर टू बायर agreement हाँ? on the किस दिन? date of agreement. एग्रीमेंट हो गया उसी दिन। समझ में आया? ये ऑफ कोर्स इंसिडेंटल है, बट ये नहीं है तो मेरा सौदा फेल नहीं हो जाएगा। ठीक है, देयर में बी कंसीक्वेंसेस ऑफ सम फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, वो भी गवर्नमेंट ने पकड़ा तो, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब बताओ, अब कमिंग टू अवर क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। 31 मार्च के पहले एग्रीमेंट टू बाय सेल हो गया है और यहां रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो क्वेश्चन है, भले रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है, मगर मुझे 31 मार्च में बाइंग सेलिंग की एंट्री अपनी बुक में कर देनी पड़ेगी कि नहीं? बायर हूं तो असेट टू पार्टी, सेलर हूं तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू असेट टू प्रॉफिट लॉस, जो भी है। मतलब इन शॉर्ट 31 मार्च में एंट्री करूं या नहीं करूं, दैट्स अ क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अकाउंट यहाँ होता है, सर इसका हम इवेंट बोलते हैं। तो ये इवेंट के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ है या नहीं है? हाँ, वो तो पक्का है, एग्रीमेंट ही हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे 31 मार्च के पहले एंट्री करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? क्या आंसर है? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट की लैंग्वेज में देखूं तो क्या करूं? लेफ्ट राइट की अपनी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। मार्च या अप्रैल में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन किया, मगर उसका सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है या नहीं है, वो बताओ। है तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री करो। दैट एंट्री कैन बी गेन लॉस, कुछ भी है, बट हम ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, एंट्री करनी पड़ेगी, इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ये बात अभी सीए इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है, चेक करें सर। लेकिन ये तो गेन वाला हुआ नहीं, वो कॉन्टिजेंसीज की ट्रीटमेंट थी, ये इवेंट का आंसर है, दो अलग है। क्लियर? अच्छा, वो कॉन्टिजेंसीज की बात थी, प्रोबेबल था कि गेन हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा, ये सर्टेनिटी है। वो प्रोबेबल था, ये सर्टन है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस सर, बट आपने इवेंट के बारे में कॉन्टिजेंसी अलग है,
इवेंट अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, दोनों के रूल्स अलग है। पहले हमने कॉन्टिजेंसीज के रूल थे, कॉन्टिजेंसीज के रूल में पता है, कॉन्टिजेंसीज के रूल में 31 मार्च को भी कॉन्टिजेंसीज है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टाइम पर भी कॉन्टिजेंसीज है, याद आया? यस सर। उसमें गेन कांट रिकॉग्नाइज, बट अभी क्या हो रहा है, इवेंट है, इवेंट के अंदर क्या होगा, इवेंट के अंदर यहां कॉन्टिजेंसीज है, लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, अब प्रोबेबल नहीं रहा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब प्रोबेबल नहीं रहा, इवेंट में प्रोबेबल नहीं रहता है। क्लियर? क्लियर सर। अब आंसर सी इंस्टीट्यूट ने क्या दिया देखते हैं, ठीक है? एस पर एस4 नाम लिखो, असेट एंड लायबिलिटी। आपको पहला पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करना, कुछ याद आया? यस सर। Asset and liability should be adjusted for event occurring after balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amount relating to the condition already existing on the balance sheet date. So event क्या करती है? Event provide additional evidence. Registration is an additional evidence to assist the estimation of amount relating to condition existing on the balance sheet date. इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अमाउंट भी सिंपल है। In the given case, sale of immovable property was carried out before the close of accounts. This is clearly an event after the balance sheet date. मतलब वो registration वगैरह इसे after the balance sheet date. But agreement to sell was effected on February before the balance sheet. So registration is only additional information relating to condition existing on the balance sheet date. Therefore, adjustment to asset for sale of property is necessary for the year ended March 11. समझ में आया? यस सर। चलिए, इधर हूं मैं। राज कंपनी थेफ्ट ऑफ 2 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी 11। बताओ, सपोज ये मेरा अकाउंट्स ड्रॉ करता हूं 1/4/10 मार्च 11। थेफ्ट कब हुआ, चोरी कब हो गई? जनवरी में। यहां आगे, बट इट वॉज डिटेक्टेड इन मई में चोर नहीं पकड़ा गया है, पता चला पैसा गायब है। डिटेक्शन, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पहले। हाँ, द अकाउंट्स वर नॉट येट अप्रूव्ड, वो तो अंडरस्टूड है। Whether the theft has to be adjusted in account of the company on March 11, क्या ये थेफ्ट की चोरी जिस दिन डिटेक्ट हुआ उस दिन एंट्री करूं उस ईयर के अकाउंट में कि करंट ईयर के अकाउंट में करूं, ये क्वेश्चन है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। चोरी कब हो गई थी, मनी कब लॉस हो गया? जनवरी। तो यहां क्या हुआ था, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था? डिटेक्शन। डिटेक्शन, पता चला। अब क्वेश्चन है ये 2 लाख का लॉस कब बुक करूं? जिस दिन पता चला पैसे गायब उस दिन, उस ईयर के अकाउंट में कि करंट ईयर के अकाउंट में? दैट्स अ क्वेश्चन। सर करंट ईयर होना चाहिए ना? यस। क्यों करंट ईयर? क्योंकि डिटेक्शन हुआ is only the additional information relating to the condition of a loss which was already in existence. बात समझ में आया? Detection of a theft is only a additional information about the condition or a situation of a loss already in existence on 31st March. Do you understand? यस सर। तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ये आंसर बोल रहा है कि एज पर एस4 नाम दिया contingencies and event occurring after balance sheet date। क्या बोलो, पैराग्राफ नंबर 1 आगे बोलिए। कॉपी पेस्ट। कि asset and liability should be adjusted for event occurring after balance sheet date
provided that event provide additional evidence to assist the estimation of a amount relating to the condition existing on the balance sheet date. So event माने detection, that detection event gives me an evidence to assist the estimation of money lost, which is 2 lakh, estimation of money lost which is 2 lakh on the balance sheet date. Is that point clear? So आगे पढ़िए अभी। मेरा पेन क्यों नहीं चलता है, मेरा पेन क्यों नहीं चलता है, मैं देख रहा हूँ। नहीं बैटरी तो है मेरे पास, स्टैंड बाय भी है, डोंट वरी। दो द थेफ्ट ऑफ ए कैशियर, अरे यार हाँ, ये पेन के बिना आई बिकम हैंडीकैप्ड ना, आई डोंट नो बाकी के सब लोग भी ऐसे ही करते हैं, अदर टीचर्स हाउ दे टीच? नहीं सर, सपन सर तो एक्सेल शीट यूज करते हैं। आई डोंट नो, आपको मजा आता है एक्सेल शीट में? सर मैंने ट्राई भी किया था एक बार खुद से। नहीं, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। टीचर एंड स्टूडेंट गेट्स कनेक्टेड टीचिंग लर्निंग में, दैट्स माय क्वेश्चन। यस हाँ सर। कोई इश्यू नहीं है? नहीं सर, आई डोंट नो। तो ये हम लोग मेरी जो स्टाइल है लिख के सब करने की, वो वाली स्टाइल ये जम गया है और उनका वो जम गया है सर अब। ओके नहीं, टीचर को क्या एडजस्ट लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन अकाउंट्स के सम कैसे एक्सेल पर करते हैं? बड़े बड़े होल्डिंग कंपनी, सीएफएस, बैंकिंग अकाउंट। सर हो जाता है ना, उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाता है। बट स्टूडेंट फिर कनेक्ट नहीं कर सकते ना, मैं तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा फॉर्मूला डाल के। I don't know. Though the theft by the cashier was detected after the balance sheet date, before the approval, मैं तो ऐसा समझता हूँ हम लिख के करते तो इट इज लाइक सिंपल देसी स्टाइल, कि जैसे स्कूल कॉलेज में बचपन से पढ़ते आ रहे वैसे पढ़ते आ रहे। सर कार्तिक सर भी लिख के ही पढ़ाते हैं। I think so that student gets easily connected, ऐसा मेरा मानना है, अकाउंट में एटलीस्ट, अकाउंट एंड मैथ्स दो सब्जेक्ट में। But it you know, theft by the cashier was detected, but it is an additional information materially affecting the determination of cash relating to condition existing on the balance sheet date. It is necessary to make adjustment in the statement for the year ended March. ठीक है? हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखते क्या है, थोड़ा अलग है, हटके है, डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज इट। अ कंपनी follows April to March as its financial year. Company realizes the checks dated 31st March or before received from the customer, but after the balance sheet date, but of course before approval of the accounts. सुनना exactly question क्या है। Suppose हमारी कंपनी का कुछ ईयर चलता है 1/4/20 to March 21, ये हमारी कंपनी का ईयर एंडिंग चल रहा है। पता है जब कंपनी का ईयर एंडिंग चलता है, लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट 10 डेज बाकी है, तब कौन सी वाली टीम पर बहुत प्रेशर होता है कंपनी में, आप बता सकते हैं? ईयर एंडिंग March 21, लास्ट 10 डेज आर लेफ्ट, व्हिच आर द टीम्स इन द कंपनी दे हैव हाई प्रेशर? पहला तो सेल्स टीम को, पता है क्यों? उनको कुछ टारगेट दिए होंगे, क्वार्टरली, मंथली, जो भी है। शेयर होल्डर अपने इनडायरेक्ट टारगेट पूरी कंपनी को ईयरली होता है। सो सेल्स अचीव करना सेल्समैन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्च का अकाउंट्स लास्टली शेयर होल्डर के पास जाएगा। सो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके सब लोग एक्शन में आ जाते हैं टारगेट पूरा करने। कभी कभी पता है कंपनियां क्या करती है जो नहीं करना चाहिए, उनको जो अप्रैल में ऑर्डर आता है ना, उसका भी सेल इनवॉइस मार्च में रेज कर डालते हैं। कस्टमर को एंट्री तो करना है, डेटर्स टू सेल। ताकि सेल्स बढ़ा रहे। उससे 2-3 फायदा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी खुश क्योंकि शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, सेल्समैन खुश क्योंकि कमीशन मिल जाएगा ज्यादा। दूसरा, रिसीवेबल डिपार्टमेंट पर भी कलेक्शन का बहुत प्रेशर होता है, मार्च में कलेक्शन करो। तो कभी कभी एक्चुअल चेक कस्टमर से अप्रैल में करते हैं ना, तो अभी कस्टमर को बोलते हैं एक काम करना यार, प्लीज तू चेक 25 मार्च लिखना। वैसे में बैंक में तो अप्रैल के बाद ही डालेगा ना, क्योंकि अप्रैल चल रही है तो जाएगा तो चेक कल परसों 10 डेज के बाद। लेकिन तुम्हारा क्या जाता है,
25 मार्च लिख डालना चेक में। क्या ऐसा होता है? अरे बोलो ना। होता होगा सर। यस क्या सर। यार इतना भोला है आप लोग यार। इंडियन लोग तो जुगाड़ के लिए बहुत फेमस है वर्ल्ड ओवर में। इनफैक्ट ये जुगाड़ जो हमारा इंडियन वर्ड था ना, अब इंग्लिश वर्ड बन गया है, डिक्शनरी में इंक्लूड कर दिया गया है। इट इज ऑफिशियल इंग्लिश वर्ड। तो आपने बोला होता होगा, क्या बोलते हैं? ऐसा करते होंगे कि नहीं वो पूछो ना। लगता क्या है एग्जाम्पल के देख के? सर करते होंगे। पक्का करते होंगे। करते क्या होंगे? पक्का करते होंगे। कभी कभी मैं ना मेरा मंथली मेंटेनेंस चेक देना भूल जाता हूँ, ये आपके काम के चक्कर में, और सडनली नेक्स्ट मंथ का सेकंड हो गया, तब मुझे याद आया अरे मैंने सोसाइटी का तो चेक दिया ही नहीं है। तो मैं चेक तुरंत बना के ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में डाल देता हूँ। लेकिन उसमें क्या डेट सेकंड लिखूं कि आगे वाली 28 लिख डालूं? पहले वाला जो भी था वो 3 दिन पहले का डेट। क्या लगता है मैं क्या लिखता होगा, या आप क्या लिखेंगे? मैं भले चेक ड्रॉप बॉक्स में सेकंड को डाल रहा हूँ, चेक पर डेट क्या लिखेगा? सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। 28। आप भी क्या करते थे मेरी जगह पर होते थे तो? 28। शायद यही करते थे ना हम लोग भी, शायद। नथिंग, नो बैड इंटेंशन, बट क्या है अपनी सोसाइटी में, नहीं तो वो जेठालाल की जैसे हो जाएगा। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके एक सीरियल है, पता है? यस सर। उसमें जो जेठालाल कैरेक्टर है ना, वो सोसाइटी मेंटेनेंस के बारे में उसकी क्या उम्मीद है? सो आई मीन इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन। बहुत लेट चेक देता है वो। हाँ, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कंपनी में भी ऐसा होता है। अभी ध्यान से सुनो। अ कंपनी फॉलोस अप्रैल टू मार्च एज फाइनेंशियल ईयर। कंपनी, ध्यान से सुनना, कंपनी क्या करती है? कंपनी रिकॉग्नाइजेस, एंट्री भी कर डालती है। किसकी? रिकॉग्नाइज करना माने एंट्री करना। चेक डेटेड मार्च और बिफोर, 25 मार्च, 25 मार्च, but they are received from the customer after the balance sheet date. But of course, before approval of accounts, कैसे एंट्री करती है? By debiting checks in hand and crediting the debtors account. And check in hand is shown in the balance sheet as item of cash and cash equivalent. कुछ समझ में आया? भले चेक मुझे अप्रैल में मिला, मगर मैंने कस्टमर को बोला था प्लीज 25 मार्च चेक लिखना, उसने लिख दिया। फिर कंपनी उस्ताद है, कंपनी क्या करती है पता है? मार्च में ही एंट्री कर देती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बैंक तो लिख सकती नहीं है, भरा तो है ही नहीं, टू डेटर्स। और चेक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस शीट में 31 मार्च को बता देता हूं। क्या ये सही ट्रीटमेंट है? ऑफ कोर्स बाद में चेक अप्रैल में भर के पास तो हो ही जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। All checks in hand are presented in the month of April and they are also realized in the normal course of the bank. वो कोई इश्यू नहीं है। आ गया कंपनी क्या है? अरे कंपनी है ना, अप्रैल में चेक कलेक्ट करती है, फिर भी कस्टमर को रिक्वेस्ट करती है प्लीज मार्च की डेट लिखना। कस्टमर बोलता ठीक है, मेरा क्या जाता है, लिख के देता हूँ। फिर कंपनी मार्च को ही एंट्री कर देती है, चेक्स इन एंड डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स से माइनस करके चेक ऐड कर देते हैं। ऑफ यू कैश चेक इन एंड कैश इक्विवेलेंट में करते हैं। चेक बाद में ऑफ कोर्स अप्रैल में पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? स्टेट विथ रीजन whether the collection of check bearing the date before 31st March but they are received after the balance sheet date is adjusting event. Adjusting event का मतलब होता है क्या? वो 31st मार्च को ही एंट्री कर दूं डेटा से लेस? हाउ दिस फैक्ट इज टू बी डिस्क्लोज्ड? बोलो क्या कहना है आपका? मैं उसे एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करूं? एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना मतलब 31 मार्च को ही एंट्री कर देना, क्या है सही रहेगा? यस सर। 31 मार्च को ही एंट्री कर दूं? अपना दिमाग मत चलाओ, अपना तो रूल बहुत सिंपल है। बताओ लेफ्ट की राइट? क्या 31 मार्च को कोई सिचुएशन कंडीशन था मेरे पास चेक ले लिया ऐसा कुछ? 31 मार्च को चेक मिल गया ऐसा कोई सिचुएशन है डेटा से लेस करने के लिए? नो सर। क्या 31 मार्च को मेरे को चेक मिल गया है तो मैं बोलता हूं सिचुएशन है, भले बैंक में नहीं भरा है, भले बैंक में नहीं भरा है, बट चेक आ गया ऐसा कोई सिचुएशन है? नो सर। नहीं है। तो फिर यहां आएगा, राइट साइड आएगा, तो राइट साइड में गोइंग कंसर्न नॉट अफेक्टेड, क्या मेरे को किताब में एंट्री करनी है? बोलो। नो सर। पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
ये तो ऑडिटर अलाउ ही नहीं करेगा। कार्तिक सर को पूछो, अलाउ करेगा क्या एज ए ऑडिटर वो? बोलो बोलो No, बोलो। नहीं नहीं। ना, फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। So even if the check is bearing the date of March or before, but the check is received after March, do not represent any condition existing on the balance sheet date. Thus, the collection of check after balance sheet is not an adjusting event. Not an adjusting event. Check are received सर after balance sheet. हाँ सर अगर डेटर्स होते तो फिर तो कंडीशन होती क्या ना कि डेटर, क्या पैसे बोलो मिलने बोलिए। वाले हैं। हाँ सर 31 मार्च को अगर हमारे डेटर्स होते तो कंडीशन हो सकती है ना कि हमारे नहीं, हमको पैसे डेटा मिल। तो 31 मार्च को है, बट चेक किधर मिला है वो डेटर से? मैं डेटा से माइनस कैसे कर दूं 31 मार्च की बैलेंस शीट में? वो क्वेश्चन है। डेटा तो मार्च के ही है, डेटा मार्च के है, बट उनसे कलेक्शन अप्रैल में हुआ है, तो क्या मैं मार्च में ही माइनस कर दूं? दैट्स अ क्वेश्चन। डेटा से बैलेंस शीट में नो सर। नहीं कर सकते ना, वही तो क्वेश्चन। यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। डेटा 31 मार्च के है, मेरी बैलेंस शीट में डेटा आ रहा है, बट कंपनी क्या करनी चाहती है, बैलेंस शीट में से डेटा से ही लेस कर डालते हैं। भले चेक अप्रैल में आया, मुझे मार्च में कलेक्शन बता देना है, तो अलाउ नहीं है। दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, सो किधर गया? ओके यस। मैं वापस पढ़ लूं, मैं भी भूल गया क्या रीड कर रहा हूं। Even if the check bears the date 31st March, but they are received after 31st March, do not represent any condition existing on the balance sheet date. 31st March को कलेक्शन हुआ ऐसा नहीं है। That is a collection of check after balance sheet is not an adjusting event. डेटा से 31st मार्च की बैलेंस शीट से नहीं माइनस कर सकते, ये तो विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा ना, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। फिर check that are received after balance sheet date should be accounted for in the period in which they were received, मतलब अप्रैल, though they may be having a date of 31st March, वो सामने वाला ने लिख दिया है, ठीक है। Moreover, the collection of check after balance sheet is not representing any material change in the financial position on the balance sheet date. No disclosure, कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको आता है। While preparing the final account for the year ended March 20, while preparing the final account for the year ended March, क्या हुआ? मार्च का अकाउंट बनाते क्या हुआ? मैं करता हूँ ना स्क्रीन शेयर। While preparing the final account for the year ended March 10, a company made a provision of 4% on debtors as per the trend followed in the previous year. Now the first week of March में ही देखो क्या हुआ था। In the first week of March, a debtor of 3 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake and the loss was not insured by insurance policy. अरे भाई, मेरा कोई कस्टमर है नेपाल में है, मुझे 3 लाख रुपीस लेना है, बट मार्च मंथ में नेपाल में अर्थक्वेक हुआ है, वो बेचारा नेपाल वाले कस्टमर ने इंश्योरेंस भी नहीं लिया है, और वो 3 लाख मेरा डूब जाएगा। ऐसा कब मुझे पता चला? कब मुझे पता चला? मार्च में। फिर क्या हुआ अप्रैल में? अप्रैल में रियली द डेटर बैंकरप्ट हो गया, मेरा पैसा डूब गया। कैन बी प्रोवाइड द फुल लॉस इन द ईयर एंडेड मार्च इटसेल्फ? यस सर। यस, यही तो कब से हम लोग सीख रहे हैं ना, क्योंकि बैंकरप्सी होना वो 31 मार्च को ऑलमोस्ट नक्की था। क्या 31 मार्च को ही पता चल गया था ये कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी है? हाँ, यस। नेपाल में अर्थक्वेक हो गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं था, तो फाइनेंशियल पोजीशन बैड है, वो बैंकरप्ट होना ऑलमोस्ट 31 मार्च को नक्की है। और अप्रैल में बैंकरप्ट हो जाना इज ओनली द एडिशनल इंफॉर्मेशन about the situation already existing on 31st March. So ये एडजस्टिंग इवेंट है, मुझे पूरा का पूरा लॉस मार्च में ही बुक करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में क्या बोलना है? कॉपी पेस्ट। समझ में आ गया सीए की एग्जाम? यस सर। फिर भी सपोज कोई स्टूडेंट फेल होता है तो अभी हम क्या करें बोलो? उसका मतलब कि उसने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, कि मैंने टेक्निक जो दिखाई वो समझ में नहीं आया होगा। ये आंसर मेरा घर का नहीं है, कहाँ का ये आंसर? ICI मॉड्यूल।
सीए इंस्टीट्यूट जो अपने एग्जामिनर को पेपर चेकिंग करेक्शन, चेकिंग वर्ड भी गलत जवाब है, असेसिंग रॉन्ग वर्ड है, काय के लिए देते हैं पेपर? करेक्शन के लिए देते हैं. Contingencies and event after the balance sheet date, adjustment to asset and liability are required. Adjusting event for those events which are occurring after balance sheet date, provided that event provide additional information materially affecting the determination of amount relating to the condition already existing on the balance sheet date. रट्टा मार दिया. Okay. Yes, फिर sir. हमारा क्या आंसर है? ये केस का डेटर ऑफ 3 लाख suffered heavy loss in the first week of March, which was not covered by an insurance. This information with its implication was already known to the company. Yes, the fact that he become bankrupt after the balance sheet is what? It is only what? Additional information relating to condition already existing on the balance sheet date. So full provision of provision of 3 lakh should be made to cover the loss due to insolvency of debtor for the year ended March 10, right? बोलो. Yes. और एक क्वेश्चन करते हैं, चेक का ही है, मजा आएगा. कहाँ गया वो चेक वाला अमाउंट? अभी हमने चेक वाली स्टाइल देखी थी ना, उसका और एक क्वेश्चन है. हाँ, एक चेक वाला ही जो हमने किया था ना, कैसे विंडो ड्रेसिंग करते हैं, उसी का क्वेश्चन है. देखते हैं क्या है. नील लिमिटेड हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई and sells its product to stockists all over India. On March 13, the company wants to recognize, ध्यान से सुनना, the receipt of a check bearing the date 31st March. Okay, check 31st March की डेट का है, उसके भी पहले का है. As check in hand account debit to debtors, trade receivable. The check in hand is shown in the balance sheet in cash equivalent. All checks are presented in the month of April, then they are realized in the normal course of business. State with reason whether each of the following is an adjusting event or not. Okay? Question क्या है? चेक के ऊपर डेट क्या लिखी है? 31st मार्च के पहले की. कंपनी क्या एंट्री करना चाहती है? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. चेक्स बैंक में अप्रैल में भरेंगे, पास भी हो जाएंगे. अब पहला क्वेश्चन, checks are collected by the marketing people from the stockist before 31st March. कुछ समझ में आया? चेक के ऊपर 31st मार्च पहले की डेट है, मैं चेक बैंक में अप्रैल में भरेगा, लेकिन हमारे सेल्स स्टाफ को कब मिल गया था? Before 31st March. तो फिर उसकी एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. तो करेंगे ना. जब मार्च के पहले ही, देखो कंपनी का मार्केटिंग पर्सनल सेल्स स्टाफ मतलब कंपनी खुद हुई ना. Yes, sir. पीपल मींस कंपनी. जब कंपनी को चेक 31st मार्च के पहले मिल गया है, भले चेक भरेंगे बैंक में, मगर 31st मार्च को तो एंट्री कर देंगे. आई एम ओके विद दैट. मैं बैंक टू डेटर्स करने के बदले चेक्स टू डेटर कर रहा हूं क्योंकि चेक बैंक में नहीं भरता हूं. इट्स ओके. आई विल राइट चेक इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मेरी पॉलिसी भी डिस्क्लोज कर देगा कि भाई 31st मार्च के पहले चेक आए हैं, वो हम कैश इन हैंड में बताते हैं एंड अप्रैल में भरते हैं. नो प्रॉब्लम, एंट्री कर सकते हैं. यस, चेक टू डेटर्स कर देंगे. सो वी कॉल इट एडजस्टिंग इवेंट इन द सेंस डेटर्स बैलेंस शीट में लेस हो जाएंगे. यस, बैलेंस शीट में कोई भी इफेक्ट देना उसे एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं. यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. चेक्स आर कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल इज एन एडजस्टिंग इवेंट इन द सेंस डेटर से लेस करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग पर्सनल आर द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, therefore representative of the company. Handing over of checks by the stockist to the marketing employee discharges the liability of stockist. Yes, therefore checks collected by marketing personnel of the company before March 13 require adjustment from the stockist matlab debtors account, even though these checks are presented in the month of April in the बैंक में अप्रैल में भले भरते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Hence, the collection of check by marketing personnel is an adjusting event as per AS4. Such checks in hand will be shown in the balance sheet. At the most, हम अपनी disclosure in the notes of accounts about the accounting policy कर सकते हैं कि भाई हमारी accounting policy है चेक के लिए कि चेक मिलने पर हम एंट्री कर देते हैं checks in hand to debtors and भले वो चेक नेक्स्ट ईयर बैंक में जाता है. I am okay with that. Second question, ध्यान से सुनना. Second question ध्यान से सुनना. Suppose चेक पर डेट तो 25 मार्च है, बट क्या हमको 31st मार्च पहले मिला नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, चेक्स वर सेंट बाय स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन बिफोर 31st मार्च. कुरियर में चेक
कस्टमर ने 31 मार्च के पहले डाल दिया होगा, मगर हमें नहीं आया है, क्योंकि हमें आ जाता है तो इसके अंदर ही आ जाता है। अब बोलो, हम लोग तो 25 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च कस्टमर को बहुत प्रेशर करते, चेक दे दो, चेक दे दो। 5 कस्टमर बोलता है हमने कुरियर कर दिया है, जाओ टेंशन मत लो। अब रियल में उसने कुरियर किया है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, कब भी दिया होगा मैं तो बोलता हूँ, बट अप टू 31 मार्च मेरे हाथ में नहीं है। अब मैं एंट्री कर सकता हूँ? दैट्स अ क्वेश्चन। नो मेरे सर, हाथ में अप टू 31 मार्च नहीं आया है तो सर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। अरे उसने कुरियर से दिया है तो वो उसकी बुक में एंट्री करेगा, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे पास चेक नहीं आया है, मैं एंट्री नहीं कर सकता हूं, भले चेक पर डेट कभी भी है। ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते, इवन इफ, वरना तो हम पता है ना, जितने भी चेक अप्रैल में आए हैं तो भी बोलेंगे कुरियर तो वो आदमी ने पहले ही कर दिया था, झूठा झूठा। समझ में आया? यस Even सर। if the check bear the date before 31st March, they are sent by stockist before 13, it is presumed check will be received after 31st March. Obviously उसी की तो बात चल रही है। Collection of a check after 31st March doesn't represent any condition on the balance sheet date हमारे लिए. Thus, the collection of a check after balance sheet date is not an adjusting event. Checks that are received after balance sheet date should be accounted for the period in which they are received. Even though क्या? The same may be dated before 31st March, पहले के जैसा. Moreover, collection of a check after the balance sheet date doesn't represent any material change affecting the financial position. No disclosure in the board report. Obviously नहीं. ठीक है? फिर हमारा सब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन तो वही है, एक है, एक आगे है, एक दो है। चलो मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ अभी, बस इतना क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ, आप खुद ही देख लेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने को आया है। इन इच फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 14, जेड, आपको ये ऑलरेडी हमने 2-3 बार कर दिया। जेड मेड ए प्रोविजन ऑफ 3% ऑन डेटर्स। ऑन 10 March, डेटर ऑफ 5 lakhs suffered heavy loss. He becomes bankrupt in April. उसके वहाँ लॉस वॉज नॉट इंश्योर्ड। स्टेट, क्या मैं फुल लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च करेगा या नहीं करेगा? मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि वी हैव डन ट्वाइस बिफोर। हम 3% प्रोविजन करने वाले थे। मार्च में ही वो कस्टमर के वहाँ बहुत लॉस हो गया था, मार्च में ही वो कस्टमर के वहाँ बहुत लॉस हो गया था। अप्रैल में तो वो बैंकरप्ट भी हो गया, मार्च में ही लॉस हो गया था। बोलो मार्च में एंट्री करूँ या नहीं करूँ? आंसर बोलो। करेंगे सर फुल अमाउंट। पहले ही कर दिया हमने, ये 2-3 बार किया था ना ये क्वेश्चन। यस सर। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर दिया, फ्लैट बैच में वाला एग्जांपल। State with reason how the following event will be dealt with in the financial statement for the year ended March 13. मैं प्रदीप लिमिटेड हूँ, मेरा ईयर एंडिंग March 13 है। क्या चल रहा है ये? मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया फॉर द लैंड फॉर 30 लाख टू अनदर कंपनी। मेरा एग्रीमेंट मार्च में हो गया है, 1 मार्च में। 20 लाख का लैंड मैंने 30 लाख में बेच दिया है, ठीक है। बट सेल डीड अप्रैल में रजिस्टर्ड हुआ है। बोलो मार्च में ही एंट्री करूँ या नहीं करूँ? नो सर। हाँ करना पड़ेगा, भूल गए क्या? खाली रजिस्ट्रेशन अप्रैल में हुआ है, सेल डीड कब बना है? यस सर। तो करंट ईयर में करना पड़ेगा। That registration event is only additional information about the situation already existing on the balance sheet date. It's an adjusting event. दूसरा हमने नहीं किया है, पहली बार आ रहा है, समझ सिंपल है। The negotiation with another company for acquisition was started on 2nd February. You know, हमको कोई कंपनियां खरीदते हैं तो हम तो मार्केट में जाते हैं ना, बहुत सारी कंपनी से निगोशिएशन करेंगे। तो भाई कोई कंपनी से फरवरी में निगोशिएशन चल रहा है, बट एक्चुअल ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? हमने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया, अप टू मार्च बाइंडिंग एग्रीमेंट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है, जस्ट निगोशिएशन चलते जा रहा है। बट हमने अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अप्रैल को किया है, तो सोचना एग्रीमेंट भी अप्रैल में ही किया है एक्विजिशन के लिए, वरना तो बोलते थे ना मार्च में एग्रीमेंट हो गया, बाइंडिंग कुछ नहीं हुआ है। मार्च में खाली निगोशिएशन चल रहा है। तो बोलो ये जो भी एंट्री करना है वो मार्च में करूं या अप्रैल में करूं? सर अप्रैल में करना होगा, क्योंकि कोई नॉन बाइंडिंग कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। वी आर जस्ट निगोशिएटिंग, भाई आपको बिजनेस खरीदना है, वो बोलता है नहीं बेचना है, अच्छा पैसा मैं देगा, ये सब चलते रहता है। एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट सब अप्रैल में हो रहा है। इसके लिए
नॉन एडजस्टिंग इवेंट मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, यदि इंपॉर्टेंट इवेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिपोर्ट में बता सकते हैं। समझ में आया? पता है ना? Significant event happening after the balance sheet date but before signing of the approval of by board of directors account, going concern not affected, तो board of director अपने रिपोर्ट में बता सकते हैं, पर एंट्री नहीं करेंगे। इधर गया वो वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ना। हाँ, as per AS4 event after the balance sheet date, those significant event whether favorable or unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which financial statement are approved by the board of director of a company. ये मीनिंग है। Accordingly, acquisition of another company is an event after balance sheet date. Significant happening है, but no adjustment to asset and liability is required. It doesn't affect the determination and the condition of amount stated in the balance sheet for March 13. Applying the provision of standard clearly state the disclosure should be made in the report of approving authority. Approving authority मतलब कौन हुआ? Board of director. For those events after the balance sheet date that represent material changes commitment affecting the financial position, but not 31st March किया, so disclosures should be made. That's okay. 12, 11, 10 तो पहले ही कर दिया है, 9 भी कर दिया है। अब पढ़ते ही समझ जाएंगे क्या। अभी अब थोड़े एक्सपर्ट हो गया है ना, तो चोरी का लॉस बढ़ा देते हैं। पहले पता है 2 लाख का थेफ्ट हो गया था, अब तुम एक्सपर्ट हो गए बुक कीपिंग में, चलो लेफ्ट का अमाउंट बढ़ा दे क्या, थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैशियर ऑफ A1 लिमिटेड एम्बेजल्ड कैश ऑफ 6 लाख इन मार्च। बताइए कैशियर कब पैसे लेके भाग गया? मार्च। लॉस कब हो गया? मार्च में। बट सेम कम्स टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट इन अप्रैल। अप्रैल में क्या हुआ? डिटेक्शन की चोरी हो गया, वो पता चला। लॉस मार्च में ही हो गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट येट अप्रूव्ड, तभी तो एंट्री करने की बात चल रही है। विद द हेल्प ऑफ AS4 डिसाइड वेदर द एम्बेजलमेंट ऑफ कैश शुड बी एडजस्टेड इन द बुक्स बिफोर 31st मार्च और नॉट। जल्दी बोलो क्या आंसर है इसकी। एंट्री में लॉस की अप्रैल में करूं कि मार्च में ही करना पड़ेगा? मार्च में ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मार्च में करना पड़ेगा, करेक्ट। बट सोच के आंसर देना। Will your answer differ if embezzlement of cash comes to the notice of the company only after approval of accounts? तो अबे अकाउंट अप्रूव हो गया ना, बाद में तो बुक्स ही बंद हो गई, तो एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। यस सर। जब बुक्स ही बंद है तो कहाँ एंट्री करेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब कि जून जुलाई अगस्त में पकड़ा गया, पता चला चोरी हो गया है, तो पता है जून जुलाई अगस्त के अकाउंट्स में आएगा। अंडर व्हाट नेम डू यू नो? प्रायर पीरियड आइटम। पता है कि हेडिंग है हमारा फाइनल अकाउंट में, प्रायर पीरियड आइटम। कि कोई पुराने ईयर के अकाउंट गड़बड़ हो गई, भूल गए, नहीं लिखा था, इट कम्स प्रायर पीरियड आइटम। ऐसा कुछ कर सकते हैं या कहाँ भी करो, बट अगले साल में आएगा। मे बी अंडर द नेम प्रायर पीरियड आइटम या तो एक्सेप्शनल आइटम या जो भी बोलना है, बट करंट ईयर में नहीं आएगा। If the embezzlement comes to the notice of the company after approval, then the treatment will be as per S5. S5 में आता है ये। That being an extraordinary item will be disclosed in the profit and loss वगैरह। Prior period, the nature and the amount of prior period items should be separately disclosed वगैरह आएगा, but next year में आएगा, current year में नहीं आएगा, वो तो obvious है। Next year में जो आता है वो accounting standard 5 है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 9। पता है हमने 8 ऑलरेडी कर दिया है। कौन सा क्वेश्चन है 8? इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च 10 कंपनी को कुछ पता चला क्या? कंपनी इन्वेस्टेड 50 लाख इन अप्रैल, तो क्या खाली निगोशिएशन स्टार्ट किया था, तो क्या मार्च में एंट्री करूं? बोलो नहीं करेंगे ना। 7 भी हो गया है, 6 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 2 भी हो गया है, और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। You are an accountant preparing accounts of A Limited on March 11. After the year ending following event have taken place in April. क्या बोला मैंने? कुछ अप्रैल में इवेंट हुआ है। इवेंट अप्रैल में हुआ है, याद रखना। कौन सी इवेंट?
फायर ब्रोक आउट इन द प्रीमाइसिस डैमेजिंग अनइंश्योर्ड वर्थ 10 लाख, उसकी सेल्वेट 2 लाख है। सो अप्रैल में फायर हुआ है, बोलो क्या रूल है, लेफ्ट की राइट? अप्रैल में फायर हुआ है, लेफ्ट या राइट? राइट। चेक करो, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड? हम मानते, कुछ पता नहीं है धंधा कितना बड़ा है, बिजनेस कितनी बड़ा है, बट मैं एज्यूम करता हूं 8 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का फायर, 2 लाख सेल्वेज, 8 लाख का नुकसान हो गया है। इफ वी एज्यूम दैट द गोइंग कंसर्न इज नॉट अफेक्टेड, ओनली डिस्क्लोजर इन द बोर्ड, नॉन एडजस्टिंग। बट वो छोटा पान वाले की दुकान है, 10 लाख में से 8 लाख का नुकसान हो गया है, तो फिर गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हो जाएगा, राइट? Event occurring after balance sheet date state that material changes and commitment affecting financial position must be disclosed. The key point is whether the impact of loss is material or not. Significant hai ki nahi. If the loss is arising from non-insurance, the event becomes material not merely on account of loss but future also. Fire accident loss must be disclosed. कौन disclose करेगा? Board of Director. ठीक है? Board of Director disclose करेगा, assuming going concern is not affected. अच्छा, और एक suit against the company's advertisement was filed by a party claiming damage of 20 लाख. अरे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट क्लेम कर दिया, हमारी कंपनी का नाम है बाबा रामदेव वाली कंपनी, पता नहीं है क्या नाम है, उन्होंने बोल दिया हमने कोरोना वैक्सीन फाइंड कर लिया, आयुर्वेदिक कोरोना वैक्सीन, याद है ना, कोरोनिल, बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दिया था, मैंने कोरोना वैक्सीन, वो उसकी दवाई लिया, कुछ फायदा नहीं पड़ा, उल्टा हॉस्पिटलाइज जाना पड़ेगा, मैंने बाबा रामदेव की कंपनी पर 20 लाख का दावा कर दिया है। बात समझ में आया? कोरोनिल लेने के बाद भी मैंने 2000 रुपया खर्चा किया था, एवरी मंथ में रेगुलर एवरीडे डोज लेता था, फिर भी कोरोना हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, डॉक्टर ने मुझे डांटा, तो मैंने तो 20 लाख का दावा कर दिया। कंपनी के लिए क्या हो गया ये? तो कंपनी के लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी टाइप का हो जाएगा ना? यस सर। आएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, सो उनके लिए लायबिलिटी आ जाएगा। तो लायबिलिटी वाले कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन ये स्टैंडर्ड से आउट हो जाएंगे, कहाँ आएगा? BS 29, उसका नाम ही वो है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली ये लोग ने आंसर गलत दिया है, आई डोंट नो, मुझे लगता है ये आंसर है ना, ये क्वेश्चन और उसका आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आने के पहले वाला लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने क्या बोला पता है? शूट फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मस्ट बी डिस्क्लोज, वो भी ठीक है, विद द नेचर ऑफ कॉन्टिजेंसी एस्टिमेट एक्सेट्रा, बट एज पर AS4 बोलता है, ये वाला पार्ट गलत है। ये पहले AS4 में था, लेकिन जब से रिवाइज्ड हुआ है AS29, सो टेक्निकली इसका आंसर हम इधर लिखेंगे ही नहीं, जब AS29 पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसका क्या आंसर है। समझ में आया? सो इसका आंसर मुझे AS29 के हिसाब से देना है, और वो हम सीखा नहीं है। आई डोंट से डिस्क्लोजर नहीं होगा, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है, आई ओनली सेड में AS29 में डिस्कस करेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। सर फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखा है कि डिस्क्लोजर देना है, खाली इतना ही बोला है। So the key point here is whether the impact of the loss is material or not. As the loss has arisen from non-insurance, the event becomes very material. मटीरियल इन द सेंस शेयर होल्डर को जानना जरूरी है, यहाँ अमाउंट बड़ा होगा तो, बट मैं बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा, मेरा गोइंग कंसर्न नहीं है। सपोज ये मटेरियल माने सिग्निफिकेंट, ये नॉन मटेरियल है ना, तो मुझे AS5 में कोई डिस्क्लोजर कुछ नहीं करना है। AS5 में मेरा मेन पॉइंट क्या है पता है? सिग्निफिकेंट इवेंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट माने इंपॉर्टेंट मटेरियल, गॉट इट? यस सर। सपोज वो मटेरियल ही नहीं है, कुछ 2-5 हजार का नुकसान हो गया तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे? नो सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, सिग्निफिकेंट। या मटेरियल का मीनिंग वो होता है। क्लियर? ओके सर। आपका डाउट क्लियर हुआ कि कोई डाउट है अभी भी? सर उसने एक्चुअली लास्ट में लिखा है कि इट अफेक्ट्स द फ्यूचर वल्नरेबिलिटी। हाँ, मतलब ये मेरा लॉस हो गया ना, सी मैं इसको मटेरियल मानता हूँ, 8 लाख का लॉस हो गया, मतलब मेरा भविष्य में बिजनेस करने के लिए तो हुआ ना, दैट वे इट इज। ये जनरल बात बोल रहा है कि फैक्ट दैट स्टॉक ऑफ द कंपनी आर अनइंश्योर्ड,
एंड द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इज इफ पॉसिबल, ऐसा मीनिंग है। बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। यू कैन चेंज योर ग्रामर इन योर वे और इंग्लिश भी, ठीक है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। ये रीजन दे रहा है कि क्यों डिस्क्लोजर करना चाहिए, उसका रीजन दे रहा है ऐसा। सो मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं है और लॉस हो रहा है तो हमें ये एज्यूम करना है कि उसका गोइंग कंसर्न नॉट अफेक्टेड, जनरली हम एज्यूम करते हैं। ओके, गोइंग कंसर्न नॉट अफेक्टेड अनलेस वो क्वेश्चन ही डायरेक्टली बोलता है कि फायर इतना बड़ा है कि धंधा बंद हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बताएगा ना। यस सर। पर आप दोनों आंसर भी लिख सकते हैं ना कि यदि गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है तो मेरा ये आंसर है, गोइंग कंसर्न नॉट अफेक्टेड है तो ये है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो, राइट, लिख सकते हैं ना Yes, sir. कन्वेंशनल एग्जाम में तो। ओके, एनी क्वेश्चन? तो क्या इसके साथ हम माने हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पूरा हुआ अच्छी तरह से? बोलो 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 वीडियो देखने वाले। यस सर। क्या वीडियो देखने वाले की परमिशन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं स्टॉप करूं रिकॉर्डिंग? चलो तुम लोग को अपना फोटो बताओ ना, यूट्यूब में डालने वाला हूँ ये वीडियो, जल्दी 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 फोटो बताओ, जल्दी मेरे को बंद करना है। अरे जल्दी से तुम्हारा कैमरा ऑन करो। स्वप्न, अनुजा, प्राप्ति, हर्षित, प्रथम, ऋषिका, दीक्षिता, जानवी, शुभम, हाँ पता सर, तो कर चले। दिया। अरे यार तुम जल्दी से फोटो करो ना, मेरे को स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग, लेकिन उसके पहले मैं हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को सबके सामने यूट्यूब पर पूरी दुनिया में फेमस करना चाहता हूँ। सर देखो सर, वीडियो ऑन है। नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे किसी का भी फोटो नहीं आया। तो मेरा ऑन है ना वीडियो। एक भी स्टूडेंट नहीं, सही बोल रहा हूँ मैं? सर मैंने भी ऑन किया वीडियो। तो फिर मेरे में ही गड़बड़ है क्या? कुछ इनकमिंग वीडियो बंद कर दिया है क्या मैंने? नहीं, पता नहीं क्या? सर। आई डोंट नो सर आप व्हाई। लार्ज गैलरी व्यू में जाके देखो एक बार। अच्छा ऐसा है क्या? लार्ज गैलरी में जाके देखूं क्या? पता नहीं सर। गैलरी तो है ही नहीं, लार्ज गैलरी की जितने आदमी नहीं है मेरे पास अंदर। टुगेदर मोड पर करूं क्या? नहीं, टुगेदर मोड में सर ही दिख नहीं आ रहा रहा है। है। टुगेदर मोड में भी मैं अकेला आ रहा हूँ। ठीक है चलो लीव इट, रिकॉर्डिंग। हाँ सर।